बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा जी। आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है। हम अपने पिछले लेक्चर्स पे बिल्ड करेंगे। अभी तक हमने लिटरेचर रिव्यू कर लिया, अपने जो थे रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन कर लिए, अपना जो विजन है, सॉरी एम है, वो डिफाइन कर लिया। और आज हम इंशाल्लाह बात करेंगे कि जो हमने रिसर्च क्वेश्चन डिफाइन किए हैं, जो जो रिसर्च ऑब्जेक्टिव हमने डिफाइन किए हैं, उनको हम किस तरह अचीव कर सकते हैं। ऐसे क्या टूल्स हैं, ऐसे क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनको यूज़ करके हम अपने जो रिसर्च ऑब्जेक्टिव हैं वो हम अचीव कर सकते हैं। तो वो बेसिकली उसमें आता है, डेटा कलेक्शन आता है। डेटा कलेक्शन में बेसिकली हम देखते हैं सर्वेज, इंटरव्यूज, ऑब्जर्वेशंस और डॉक्यूमेंट्स। यही आज हमारे लेक्चर का पार्ट है। मेनली हम ये देखेंगे कि हम सर्वेस क्या होते हैं, इंटरव्यूज क्या होते हैं, ऑब्जर्वेशंस क्या होती हैं, और डॉक्यूमेंट एनालिसिस या डॉक्यूमेंट्स को हम कैसे इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स को इन्वेस्टिगेशन करना, उनका या उनका एनालिसिस करना, वो क्या होता है। फिर उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि इन सब में सब कैटेगरीज देखेंगे, क्वेश्चंस किस किस्म के होने चाहिए, क्या चीज़ें हम इनके कौन सा स्पेसिफिक टूल जो है वो किस चीज़ में फ़ायदेमंद हो सकता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अच्छा, उसके अलावा जो आप लोगों ने होमवर्क भेजे हैं, मेरे ख्याल में इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो हमारे पास 5 से 6 होमवर्क्स हैं। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे उनको डिस्कस करें। सबसे पहले सोबिया का डिस्कस कर लेंगे, उन्होंने पहले रिक्वेस्ट किया, उसके बाद इंशाल्लाह बाकियों का भी डिस्कस कर लेंगे। अच्छा जी। लर्निंग आउटकम्स क्या है हमारे हमारे बेसिकली लर्निंग आउटकम्स है, देखें कि ये इनका इनको डिफरेंशिएट करें, इनको कंपेयर करें कि ये जो मेथड्स मैंने जो शुरू में जो स्लाइड डिफाइन की थी, ये होते क्या हैं, इनका फ़र्क क्या है, किस किस वजह से क्यों यूज़ किए जाते हैं, और फिर कौन सा मेथड है जो कि आपका स्पेसिफिक टॉपिक है या आपका स्पेसिफिक जो जो प्रपोजल है उसमें हम कौन सा जो टूल है वो यूज़फुल होगा, या कौन सा स्पेसिफिक टूल जो है वो आपके केस में करामत साबित होगा, या हमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी, या वो हमें यूज़ करना चाहिए। फिर हम कोशिश करेंगे कि आज की क्लास में कुछ क्वेश्चन ड्राफ्ट करें। 2 4 करें, ज़्यादा कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकेंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे ड्राफ्ट करें। मिसाल के तौर पे अगर कोई एक ऐसा रिसर्च प्रॉब्लम है जो कि सर्वे से है आंसर हो सकता है, तो हम कोशिश करेंगे एक दो सर्वे क्वेश्चन बना लें। अगर कोई ऐसा है जो इंटरव्यू से आंसर हो सकता है, हम कोशिश करेंगे इंटरव्यू क्वेश्चन बना लें, और फिर उनके बारे में देखें कि ये कितना क्लियर है, और ये एथिकली राइट है कि नहीं, और इसके बेस पे हम डेटा कलेक्शन कैसे कर सकते हैं, या इसकी बेस पे हम डेटा कलेक्शन हमें कैसे डेटा कलेक्शन हो सकती है। और इवेंचुअली फिर ऑफ कोर्स जो हमारा फाइनल प्रपोजल है उसके लिए हम इस स्पेसिफिक कंपोनेंट को उस प्रपोजल बिल्डिंग टास्क में कैसे ऐड कर सकते हैं, इस स्पेसिफिक कंपोनेंट को प्रपोजल बिल्डिंग टास्क में कैसे हम डाल सकते हैं, वो भी हम इंशाल्लाह आज की क्लास में ही देखने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे डेटा क्या होता है, मेन मेथड्स क्या हैं, और एक अच्छा सवाल, डजेंट मैटर वो सर्वे में है या फिर किसी और में, वो क्या होता है, और उसके बाद उसके हम उसको सिलेक्ट कैसे कर सकते हैं और उसको ड्राफ्ट कैसे किया जा सकता है। अच्छा जी। पहली बात तो ये है, हमें पिछले लेक्चर से हम अगर हम इसको मैप करें, पिछले लेक्चर से इसको अगर हम कंटिन्यूटी या फ्लो में लाने की कोशिश करें, तो हमें सवाल ये बनता है कि किस किस्म का डेटा हमें चाहिए। जो हमारा रिसर्च क्वेश्चंस हैं, जो हमारे रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको आंसर करने के लिए कैसे डेटा चाहिए। क्या हमें लोगों के ओपिनियंस चाहिए, हमारा डेटा ऐसा है, फॉर एग्जांपल जिस तरह उज़मा का जो रिसर्च प्रपोजल था उसमें हमें कुछ लोगों से पूछना सवाल पूछने पड़ेंगे, उनके ओपिनियन लेने पड़ेंगे, या लोगों से उनके एक्सपीरियंसेस, लोगों के एक्सपीरियंसेस देखने पड़ेंगे हमें कि लोगों के क्या एक्सपीरियंसेस हैं, या फिर किसी एक खास बिहेवियर, किसी किसी एक खास टॉपिक में हम ये भी देख सकते हैं कि किसी इंडिविजुअल का बिहेवियर क्या है। डॉक्यूमेंट्स हैं फॉर एग्जांपल, जिस तरह मेरे ख्याल में मारीन का है, और
नायाब का, जहाँ तक मुझे याद आता है। हाँ जी, इन दोनों के में हम देख सकते हैं कि हमारे पास क्या है, कोई एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको एनालाइज कर सकते हैं, कोई ऐसा एग्जिस्टिंग टेक्स्ट है जिसका हम एनालिसिस कर सकते हैं। तो उस केस में हमें डॉक्यूमेंट्स को देखना पड़ेगा, या फिर अगर सोशल मीडिया पोस्ट हैं वो भी किसी केस में हो सकती हैं, या फिर कोई एग्जिस्टिंग रिसर्च है जिसमें हम कोई स्टैट्स, कोई नंबर्स, या कोई ऐसी डेटा, ऐसे डेटा सेट या डेटाबेस है जिसको हम देख सकते हैं। तो वो बेसिकली हम अपने रिसर्च क्वेश्चंस और रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स के लिए यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब सवाल ये आता है कि मैंने डेटा के बारे में बात, तो काफी सारी की डेटा होता क्या है असल में। डेटा बेसिकली हम कहते हैं कि ऐसी इंफॉर्मेशन जो हम रिसर्च करने के लिए उसको कलेक्ट करते हैं। बड़ा उसका ख़ास एंगल होता है, ख़ास मकसद होता है, ख़ास वजह होती है, और उसको हम गैदर करते हैं, जिसकी वजह से हम उसको डेटा कहते हैं। वो बहुत सी किस्म का हो सकता है। एक मिसाल के तौर पे कोई क्वेश्चन भी हो सकता है, या कोई नंबर हो सकता है, ग्रुप ऑफ नंबर हो सकता है। डिपेंड करता है कि आपका मेथड क्या है और आपका क्वेश्चन क्या है। कुछ मिसालें दी हुई हैं यहाँ पे। सर्वे आंसर्स हो सकते हैं जिसमें कुछ आपने पार्टिसिपेंट से पूछा और उनके सवालात के जवाब लिए, उनसे सवालात किए और उन्होंने अपने सवालात के जवाब दिए। थोड़ा सा ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड काइंड ऑफ सर्वे कह सकते हैं आप, जिसको हम कहते हैं इंटरव्यू, जिसमें आपके जो सवालात हैं वो ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड होते हैं, ज़्यादा डिटेल्ड होते हैं, लेकिन वो इतने इतने ज़्यादा डीप होते हैं कि आप उसको फिर जो अमाउंट है उनकी कम हो जाती है। हम इंशाल्लाह डिटेल में देखेंगे कि इंटरव्यू भी क्या होता है। या आप जस्ट ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप कुछ भी नहीं कर रहे, आपने एक चेकलिस्ट बनाई हुई है, उसके बेस पे ऑब्जर्व कर रहे हैं कि अच्छा ये इस स्पेसिफिक इन्वायरमेंट में मैंने ये चीज़ें ऑब्जर्व करनी थी, और उन ऑब्जर्वेशंस को अपन अपने पास रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। या ऑलरेडी रिटर्न डॉक्यूमेंट्स या टेक्स्ट अवेलेबल है, और उसको आप एनालाइज कर रहे हैं, या उसको आप यूज़ कर रहे हैं। और जिस तरह एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट्स और टेक्स्ट होता है, इस तरह एग्जिस्टिंग आपके पास स्टैट्स भी होते हैं, नंबर्स भी होते हैं, जिनको आप यूज कर सकते हैं अपने डेटा के तौर पे। अच्छा, जो भी इनमें से हम चूज करें, वट एवर वी आर सिलेक्टिंग, हम इंटरव्यू सेलेक्ट कर रहे हैं, हम सर्वे सेलेक्ट कर रहे हैं, या डॉक्यूमेंट एनालिसिस कर रहे हैं, जो कुछ भी ऑब्जर्वेशंस कर रहे हैं, उसका हमें ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि इनमें से हम जिसको भी सिलेक्ट करें अपनी रिसर्च के लिए, उसको हमें अपने रिसर्च का जो क्वेश्चन है हमारा, उस पे उसका फिट होना ज़रूरी है, उसके साथ उसका मैप करना ज़रूरी है। अदरवाइज वही जो उर्दू की एक बड़ी मशहूर मिसाल है कि सवाल गंदुम और जवाब चना हो जाएगा। तो हम हमें ये नहीं करना। हमें बेसिकली ये देखना है कि जो हमारा रिसर्च क्वेश्चन है उसके हिसाब से जो जवाब है उसका, और जो मेथड हम यूज़ कर रहे हैं डेटा कलेक्शन का, वो उसके हिसाब से हो। इंटरव्यूज आमतौर पे कब होते हैं? जब आपने लोगों की पर्सनल स्टोरीज या पर्सनल पर्सपेक्टिव देखने हो। अगर आपका रिसर्च क्वेश्चन या आपका रिसर्च प्रपोजल ऐसा है, हम जो हमने लिस्ट देखी उनमें से, कि जिसमें आप लोगों के अपनी स्टोरीज सुन रहे हैं या उनके अपने पर्सपेक्टिव देखना चाह रहे हैं, तो उस केसेस में आप क्या होगा, आप लोगों से इंटरव्यू करेंगे। अ, अगर आपने देखना है कि कोई फिनोमिना कितनी दफ़ा, कितने परसेंट एग्जिस्ट करता है, या कोई मसला मुआशरे में कितना ज़्यादा है या कितना कम है, तो उसके लिए आप फिर सर्वे करते हैं लोगों से। आपने एक क्वेश्चन बनाए होते हैं, तो उसमें आप देखते हैं कि ये चीज़ हमारे सोसाइटी में या हमारे मुआशरे में या ख़ास ग्रुप ऑफ लोगों में कितनी पाई जाती है और कितनी उनमें है। अगर आपने किसी का बिहेवियर ऑब्जर्व करना है कि एक खास इन्वायरमेंट में लोग कैसे बिहेव करते हैं, ओके, फॉर एग्जांपल एक बच्चा है, आपने देखना है कि बच्चा जब अपने पेरेंट्स के आसपास होता है वो कैसे बिहेव करता है, और जब वो स्कूल में होता है तो कैसे बिहेव करता है। तो आप क्या करेंगे, आप कुछ चेक लिस्ट बना लेंगे कि बच्चा जब स्कूल में है तो मैंने उसकी ये चीज़ ऑब्जर्व करनी है। वो पीयर से कैसे इंटरेक्ट करता है, वो अपने, अगर उसके कोई बहन भाई हैं तो छोटे बहन भाइयों से स्कूल में कैसे बिहेव करता है, अपने जो बड़े हैं उनसे कैसे बिहेव करता है। आपने चेकलिस्ट बनाई, आपने उसका बिहेवियर ऑब्जर्व किया, यही चीज़ आपने घर में भी ऑब्जर्व की। तो अब आपने इसके लिए क्या किया, एक ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। तो इस केस में अगर आपका क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आपने सिर्फ ऑब्जर्व करना है, उसकी बेस पे सवाल का जवाब देना है, तो फिर आप ऑब्जर्वेशन करेंगे। अ, अगर आपके पास ऑलरेडी कोई डॉक्यूमेंट्स हैं जिनका एनालिसिस करना है, फॉर एग्जांपल ट्रांसलेशंस देखनी है कि एक आयत की ट्रांसलेशन एक ट्रांसलेटर ने कैसे की है, दूसरे ट्रांसलेटर ने कैसे की है, उस पर एनालिसिस कर रहे हैं, तो वो डॉक्यूमेंट एनालिसिस हो जाएगा। या कोई ऐसी कॉमन टर्म है जो डिफरेंट
लिटरेचर एक्सपर्ट्स ने उनके बारे में डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस दिए हैं या डिफरेंट उनकी डिडक्शंस हैं, तो उस चीज़ के बारे में भी आप उस केस में क्या करेंगे, फिर आप डॉक्यूमेंट एनालिसिस करेंगे कि ऑलरेडी जो काम हुआ हुआ है उस पर आप एनालिसिस कर रहे हैं। या फिर अगर आप फॉर एग्जांपल कोई एक टॉपिक है जिसके बारे में आपने एक बेसिकली करना ही ये है कि एक लिटरेचर है उसको रिव्यू करके लोगों के जवाबात ढूंढने हैं और लोगों के ओपिनियंस देखने हैं कि इसके बारे में उनके क्या ओपिनियंस हैं, और उसकी बेस पे फिर आपने डॉक्यूमेंट एनालिसिस करना है। या फिर आपने जो ऑलरेडी पब्लिश डेटा है, जो लोगों ने अपनी रिसर्च के लिए पब्लिश किया है लेकिन आपको लगता है कि ये डेटा आपकी रिसर्च के लिए भी यूज़ हो सकता है, तो उस केस में आप सेकेंडरी डेटा या ऑलरेडी पब्लिश्ड रिकॉर्ड जो हैं उसको यूज़ करते हैं। ऑफ कोर्स उस केस में क्या होगा कि उस डेटा में लोगों ने अपने काफ़ी सारे काफ़ी सारे वेरिएबल्स गैदर किए होंगे, काफ़ी सारी किस्म का डेटा गैदर किया होगा या मल्टीपल सवालात के जवाबात लिए होंगे, लेकिन आपके केस में वो सारे सवालात जो हैं वो एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो उस केस में आप उनमें से कुछ वेरिएबल्स चुन लेंगे, कुछ किस्म का डेटा निकाल लेंगे और उस पर फिर एनालिसिस करेंगे। जी सोफिया, आपका कोई सवाल है? जी, ये डॉक्यूमेंट जो आप बता रहे हैं और जो एकेडमिक बुक भी आपने बताई थी, इन दोनों जी में क्या फ़र्क है? क्या ये एक ही चीज़ें हैं? हाँ जी, आप कर सकते हैं। एकेडमिक बुक्स जो हैं उनको भी डॉक्यूमेंट एनालिसिस में ला सकते हैं आप। अच्छा, और ये वही वाली बात है, जर्नल्स के मुकाबले में ये कम रिलायबल होंगे, इनकी वैलिडिटी कम होगी? डिपेंड करता है। अगर तो एक नॉन फैक्ट है जो कि बहुत कॉमन है मुआशरे में, उसके बारे में अगर कोई टेक्स्ट बुक है, क्योंकि आउट ऑफ टेक्स्ट बुक्स होती हैं जो उन चीज़ों के बारे में होती हैं जो कि नॉन फैक्ट्स हैं, जिसके बारे में आपको ओपिनियंस की जरूरत नहीं पड़ती। फॉर एग्जांपल 2 जमा 2 4 है, वो अगर एक मैथ्स की बुक में 2 जमा 2 4 लिखा हुआ है तो टेक्स्ट बुक है, तो उसके लिए आपको किसी एविडेंस की जरूरत नहीं है। दैट इज अ फैक्ट बाय इटसेल्फ। तो मोस्टली जो डॉक्यूमेंट एनालिसिस है वो फिर ऐसी चीज़ों को आप भी कर सकते हैं। जब आप टेक्स्ट बुक की बात करते हैं तो फिर उसमें नॉर्मली टेक्स्ट बुक जो होती है वो इस तरह होती है। जो दूसरी बुक्स हैं जिनको हम टेक्स्ट बुक नहीं कहते, उनमें फिर आपको थोड़ा सा रिलायबिलिटी का इशू आ सकता है। जी, शुक्रिया। अच्छा जी, पहली कैटेगरी है सर्वेज। सर्वे जो होते हैं दे दे आर बेस्ट फॉर कलेक्टिंग शॉर्ट आंसर। जब आपने एक बहुत बड़े ग्रुप से डेटा इकट्ठा करना है, सैकड़ों लोगों से, हजारों लोगों से, कुछ केसेस में लाखों लोगों से आपने डेटा इकट्ठा करना है, तो फिर आप सर्वे करते हैं। और उसमें आप क्या किस किस्म के सवालात के जवाब आप ढूंढ रहे होते हैं? आप ये बेसिकली देखना चाहते हैं कि हाउ मैनी, कितने परसेंट लोग कहते हैं जी कि पाकिस्तान में एक खास पॉलिटिकल पार्टी को गवर्नमेंट होनी चाहिए या दूसरी किस्म की पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट होनी चाहिए, तो उसके लिए आप सर्वे कर सकते हैं। या फिर आप ये देख लेते हैं हाउ ऑफन, आप किसी से पूछते हैं जी कि आप मिसाल के तौर पे अपने किसी से पूछते हैं, किसी बच्चों से पूछना चाहते हैं या आप जेन जी से पूछना चाहते हैं या टीनेजर से पूछना चाहते हैं कि हाउ आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स को कितना ऑफनली मिलने जाते हैं, तो उस केस में आप उनसे क्या करेंगे, सर्वे किस्म के क्वेश्चन पूछेंगे। तो इस किस्म के सवालात के जवाब ढूंढने के लिए आप आमतौर पे सर्वेस करते हैं। सर्वेस कैसे करते हैं? सर्वेस गूगल फॉर्म से करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट का भी फॉर्म आ गया है, और डिफरेंट एक और डिफरेंट ऑनलाइन ऐप्स हैं, एक सर्वे मंकी के नाम से है और भी एक दो हैं। वो बेसिकली आपको हेल्प करते हैं कि आप क्वेश्चंस क्रिएट करें और फिर लोगों में डिसिमिनेट करें और लोग उन सवालात के जवाब दें, और उन जवाबात की बेस पे आप अपने जो टारगेट क्वेश्चंस हैं या हाउ मैनी या हाउ ऑफन हैं उनमें उनके जवाब ढूंढ सकते हैं। अच्छा, सर्विस में आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि इसमें मल्टीपल रिस्पॉन्सेज होते हैं, ज्यादा रिस्पॉन्सेज होते हैं। आप जो सवालात के जवाब ढूंढते हैं वो बहुत ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैं। सर्विस के ये मेन फीचर है। सैकड़ों, दर्जन तो बहुत कम है, सैकड़ों और हजारों की बात बेसिकली होती है सर्विस के अंदर। इसमें जो सवालात होते हैं सर्विस में वो क्लोज्ड क्वेश्चन होते हैं। क्लोज्ड क्वेश्चन का क्या मतलब होता है? जिनमें स्ट्रक्चर्ड ऑप्शन होते हैं। जैसा कि आप उनसे कहते हैं कि आप इस प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड हैं, 1 2 3 4 5, बस 5 ऑप्शन है, उनमें से कोई एक चूज करना है। उनमें से किसी के पास ये ऑप्शन नहीं है कि वो जीरो जीरो चूज करे या वो 6 चूज कर ले। उसके पास वो 5 ही ऑप्शन है जो आपने उसको दिए हैं और उसमें से उसी ने उनमें से कोई नंबर चूज करना है। तो इसको कहते हैं हम स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन। नॉर्मली इसका मकसद क्या होता है कि ये आप पैटर्न, जैसा मैंने बोला कि आप उनमें नंबर पूछते हैं, तो उसमें आप पैटर्न्स देख सकते हैं कि इस पॉपुलेशन में, खास आबादी में क्या पैटर्न्स हैं, लोगों की क्या ट्रेंड्स हैं, लोगों की क्या तरजीहात हैं या लोगों की क्या प्रेफरेंसेस हैं। वो चीज़ें आप इन किस्म के सवालों में देख सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस की टाइप सर्वे में क्या क्या हो सकती हैं? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो सकते हैं, यस और नो क्वेश्चन भी हो सकते हैं। मल्टीपल चॉइस क्या होता है? जैसे मैंने पहले बताया कि 5 में से एक चूज करना है, हाँ या ना।
रेटिंग स्केल दें कि अच्छा जी आपको फॉर एग्जांपल इसमें अब ये आ जाता है कि अगर कोई आपसे पूछता है कि इस प्रोडक्ट से आप कितना सेटिस्फाइड है या इस चीज़ से कितना एग्री करते हैं आप कहते हैं जी हाईली एग्रीडेबल या बिल्कुल आप एग्री नहीं करते। अब इसमें आपने ये नहीं बताया फॉर एग्जांपल अगर मेरा हाईली एग्रीएबल और किसी और बंदे का हाईली एग्रीएबल वो बिल्कुल फर्क हो सकते हैं। ओके, तो इस केस में आपका जो एक रिलेशनल या कह सकते हैं कि एक दूसरे के कंपैरिजन में आपका आपके पास ऑप्शन नहीं आ सकता। आप बेसिकली जो रिस्पॉन्सेज हैं उनको अपने हिसाब से अपने जो आंसर्स हैं उनके हिसाब से आप एक किस्म का टोन डाउन कर रहे हैं या उनको उस पर मैप कर रहे हैं। कभी कभी आप इनमें सर्वे में सवाल के छोटे छोटे सवाल के जवाब भी पूछ सकते हैं। आप कहते हैं अच्छा जी 10 वर्ड्स 10 वर्ड्स में बताएं 20 वर्ड्स में बताएं। और कभी कभी आप उस चीज़ को क्या कह सकते हैं थीमेटिक एनालिसिस के लिए या आप एक दो लफ्ज़ में उनसे कह देते हैं अच्छा 2 वर्ड्स में बताएं या 5 वर्ड्स में बताएं। तो उस केस में आप एक कॉमन सेंटेंस या कॉमन फ्रेज ढूंढ सकते हैं कि अच्छा मोस्ट लोगों ने क्या बताया। आप डेमोग्राफिक्स भी करते हैं फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड उनका एज या ग्रेड लेवल ये इंफॉर्मेशन भी गैदर हो सकती है। तो मेनली सर्वे जो है वो इस किस्म की चीज़ों के लिए। अब जब मैं ये बता रहा हूँ कि सर्वे का क्या मकसद है सर्वे किस किस्म की चीज़ों को आंसर करता है तो अब आपने पैरेलल में सोचना है कि मेरा जो रिसर्च क्वेश्चन है जो मेरा जो रिसर्च टॉपिक है उसमें कहीं सर्वे का इस्तेमाल तो नहीं हो सकता। अगर हो सकता है तो आपने फिर अब आपने सवालात सोचना शुरू करने हैं कि मैं किस किस्म के सवालात पूछ सकता हूँ या पूछ सकती हूँ अपने जो पार्टिसिपेंट्स हैं या पॉसिबल पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे। इंटरव्यूज इंटरव्यूज जो हैं वो अब आपने थोड़ा नैरो डाउन कर दिया। सर्वे जो है वो बहुत ब्रॉड होते हैं ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स होते हैं। अब जब आपने बड़े कोई क्या कहते हैं पिन पॉइंटेड और पिन पॉइंटेड तो नहीं मैं कहूँगा डीप क्वेश्चंस पूछने हैं डिटेल्ड क्वेश्चंस पूछने हैं या ऐसे क्वेश्चन पूछने हैं कि जिनके आंसर्स पे आप ज़्यादा रिलाय कर सकते हैं या इनको आप ये भी कह सकते हैं कि ये सब्जेक्टिव हैं ये आप लोगों से उनके ओपिनियंस ले रहे हैं। तो उस केस में आप क्या करेंगे इंटरव्यूज देंगे। इंटरव्यू जो है वो नॉर्मली आपको ये एक टूल देते हैं या एक स्ट्रेंथ देते हैं कि आप लोगों से ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछ सकें और उन क्वेश्चंस पे फिर आप कभी कभी फॉलो अप भी ले सकते हैं। उसमें कोई ऐसे स्ट्रिक्ट डेफिनेशन नहीं होती कि यही सवाल हैं और यही पूछने हैं। कभी कभी एक सवाल का एक फॉलो अप क्वेश्चन जो है इंटरव्यूअर अपने एक्सपीरियंस की बेस पे खुद भी ऐड कर सकता है या एक्स्ट्रा सवालात भी पूछ सकता है। फायदा क्या होता है इंटरव्यूज का इंटरव्यूज के जो जवाबात होते हैं या इंटरव्यूज के जो सवालात होते हैं वो इस तरह डिज़ाइन होते हैं कि जो लोग हैं वो आप लोगों से जितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन फेच कर सकते हैं जितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं या जितना ज़्यादा उनसे इंफॉर्मेशन निचोड़ सकते हैं वो आप निचोड़ें। और उसके बाद फिर आप क्या करते हैं उसके अंदर से अपनी मर्जी की चीज़ भी निकाल सकते हैं जो आपको लगता है कि ये मेरी रिसर्च के लिए यूज़फुल है ये मेरी रिसर्च के लिए यूज़फुल है आप उन सबको कलेक्ट कर सकते हैं। इसमें मोस्टली जो क्वेश्चन है वो ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं। अच्छा एक चीज़ पे ध्यान में रखनी है कि इंटरव्यू आर्गुमेंट नहीं होता। इंटरव्यू बेसिकली ऐसा तरीका है जिससे आप पार्टिसिपेंट को एनकरेज कर रहे हैं या पार्टिसिपेंट को फोकस कर रहे हैं कि वो आके अपने आप के सवालात के जितने ज़्यादा जवाब दे सकता है वो दे। ओपन क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आप पार्टिसिपेंट्स को अपने ओपिनियन शेयर करना कहते हैं अपने वर्ड्स में। आप उनको डायरेक्ट नहीं करते उनको कंट्रोल नहीं करते या उनको बॉस नहीं करते। उनको आप एक फ्री स्पेस देते हैं उनको फ्री एनवायरनमेंट देते हैं जिसमें वो अपनी सारा एक्सपीरियंस अपना जो भी उनका उनका जो ओपिनियन भी कह सकते हैं वट एवर दे हैं वो आपसे इजीली शेयर कर सकते हैं। फॉलो अप प्रॉम्प्ट्स होते हैं मिसाल के तौर पे आप उनसे पूछ सकते हैं कैन यू एलेबोरेट दिस या आपको कोई सवाल आपने पूछा किसी इंटरव्यू पार्टिसिपेंट ने आपको जवाब दिया तो आप उसमें एनहांस करने के लिए उनसे ज़्यादा एक ऐसा कोई सवाल पूछ सकते हैं जिसमें उनको कुछ चीज़ एक्स्ट्रा ऐड करनी पड़े कोई चीज़ उनको एडिशनल बतानी पड़े। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं कि कैन यू टेल मी मोर और व्हाई इज दैट इस किस्म के सवाल उनसे पूछ सकते हैं जिससे वो आपको फर्दर कुछ बताने की कोशिश करेंगे। इस केस में मैंने बताया जैसे कि सर्वे में हंड्रेड्स सैकड़ों हजारों लोग हो सकते हैं। इंटरव्यू में इतने ज़्यादा लोग नहीं होते आमतौर पे 40 50 60 12 15 16 लोगों का इंटरव्यू करते हैं क्योंकि आपने इतने सवाल करने होते हैं कि हज़ार या सैकड़ों लोगों पे इंटरव्यूज करना क्या कहते हैं उसको फिजिबिलिटी नहीं है उसकी या वो टेक्निकली पॉसिबल नहीं होता इसकी फिजिबिलिटी कम होती है प्रैक्टिकलिटी कम होती है उसकी सॉरी। जो इंटरव्यू के अच्छे सवालात हैं वो क्या हो सकते हैं वो बिल्कुल बड़े क्लियर होने चाहिए इजी टू अंडरस्टैंड विदाउट एनी कन्फ्यूजन ओपन एंडेड होने चाहिए। आपके जो सवालात हैं उनका येस और नो जवाब नहीं हो सकता। उनका जवाब जो है वो एक लाइन में या मल्टीपल लाइंस में होना चाहिए वो न्यूट्रल होने चाहिए। आप ज़बरदस्ती इंटरव्यूअर को
अपनी मर्जी के जवाब देने पे या आपकी मर्जी का जवाब देने पे उनको मनूवर नहीं कर सकते, उनको पुश नहीं कर सकते किस तरह से कि मेरा जो जो इंटरव्यूअर है या जो मेरा इंटरव्यूई है जिससे मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ वो मेरी मर्जी के जवाब दे। और हमेशा आपके जो सवालात हैं वो रिस्पेक्टफुल होने चाहिए। वो इंटरव्यूअर जो है उसकी उसको हम कहते हैं एथिक्स के ज़ुमरे में रह के, या उसके बहुत ज़्यादा उसकी उसकी डिग्निटी को आप कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, या उसके ऐसे सवालात ना पूछें जो उससे जो वो देने में अनकंफर्टेबल फील करे। तीसरी किस्म आ जाती है ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशंस जैसे मैंने पहले बताया कि इस केस में आप क्या कर रहे हैं, आप एक फिनोमिना ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं। उसमें आपने खुद से कुछ डिज़ाइन नहीं किया, बस आपका एक एक परसेप्शन, एक थ्योरी है। उस थ्योरी को सही या गलत साबित करने के लिए आपने कुछ डेटा कलेक्ट करना है। आपने बस कुछ चीज़ ऑब्जर्व करनी है, इसमें आपने खुद से कुछ डिज़ाइन नहीं किया। खुद से आपने जो एक चीज़ डिज़ाइन की है वो ऑब्जर्वेशन टूल है, जिसकी बेस पे आप डेटा ऑब्जर्व करेंगे। वो ऑब्जर्वेशन टूल एक थर्मोमीटर भी हो सकता है। वो ऑब्जर्वेशन टूल एक फॉर एग्जांपल कोई MRI मशीन हो सकती है। वो ऑब्जर्वेशन टूल जो है वो एक चेक लिस्ट भी हो सकती है कि आपने एक चेक लिस्ट बनाई हुई है, और उस चेक लिस्ट को आप वही वो सारी चेक लिस्ट की जो चीज़ें हैं वो आपने ऑब्जर्व करनी है। जैसे मैं पहले एग्जांपल दे रहा था, आपने देखना है कि बच्चा जो है वो स्कूल में कैसे बिहेव करता है, या एक खास ग्रुप ऑफ बच्चे जो हैं 6 से 10 साल के बच्चे घर में कैसे बिहेव करते हैं, और 6 से 10 साल के बच्चे स्कूल में कैसे बिहेव करते हैं। तो उनका जो एटीट्यूड है वो अपने पीयर्स के साथ या अपने ग्रोन अप्स के साथ वो कैसा होता है स्कूल में और घर में। तो आप उनको क्या करेंगे, आपने एक चेक लिस्ट बना ली है कि अच्छा जी वो अपने स्कूल में बैठ के छोटे बहन भाइयों का ख्याल रखता है या नहीं रखता, अपने दोस्तों के साथ शेयरिंग करता है कि नहीं करता, और अपने जो फॉर एग्जांपल टीचर्स हैं उनकी बात सुनता है या नहीं सुनता। तो ये सारे क्या है, ये चेक लिस्ट हैं। अब वो सेम सवाल आप स्कूल में भी ऑब्जर्व करेंगे, वो सेम सवाल वो सेम क्वेश्चंस आप घर में भी ऑब्जर्व करेंगे, या उसका कोई और अगर मिसाल कुछ कोई और सोशल सर्कल है वहां पे भी ऑब्जर्व करेंगे। तो इस केस में आप चीजें ऑब्जर्व कर रहे हैं। आप ये नहीं चाहते, आप बस क्या देखना चाहते हैं कि पार्टिसिपेंट्स जो करते हैं नॉट व्हाट दे से दे डू, ना कि वो पार्टिसिपेंट्स खुद से बताएं। फॉर एग्जांपल आप बच्चे से खुद नहीं पूछेंगे कि अच्छा तुम बताओ तुम स्कूल में अपने दोस्तों के साथ चीजें शेयर करते हो, आप नहीं, आप उसे ऑब्जर्व करेंगे। आप चेकलिस्ट क्या होगा उस केस में, उसमें आपके पास है आपने लिस्ट बनाई हुई है, ताकि लिस्ट बनाने का फायदा क्या होता है कि आपके जो ऑब्जर्वेशन हैं वो कंसिस्टेंट और कंपेरेबल हैं। अगर आपकी जो चेकलिस्ट आपने स्कूल के लिए बनाई है बच्चे के, और जो घर के लिए बनाई है वो अगर सेम नहीं है, तो आप ये चीज़ कंपेयर नहीं कर सकते कि बच्चा जो है वो स्कूल में डिफरेंटली बिहेव कर रहा है और घर में डिफरेंटली बिहेव कर रहा है, या स्कूल और घर में उसका बिहेवियर डिफरेंट है। तो इस केस में आपकी जो चेकलिस्ट है वो कंसिस्टेंट नहीं है। अगर वो कंसिस्टेंट नहीं है तो आपके जो रिजल्ट्स हैं वो भी कंसिस्टेंट नहीं आएंगे, और रिजल्ट्स भी आपके रिलायबल नहीं होंगे। एक और चीज ऑब्जर्वेशन में आप करते हैं, आप ये नहीं चाहते कि जिस चीज को आप ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं उसमें आपका इन्फ्लुएंस आए। आप बच्चे को कभी नहीं बताएंगे कि मैं तुम्हें ऑब्जर्व करूंगा आज स्कूल में आके, या हम तुम्हें ऑब्जर्व कर रहे हैं स्कूल में या घर में ऑब्जर्व कर रहे हैं। जब आप ये कहेंगे, मैं बच्चे की बात तो मैंने फॉर एग्जांपल कही है, किसी भी पार्टिसिपेंट की बात है, किसी ग्रोन अप की बात है, किसी और की बात है, अगर आप उन्हें बताएंगे कि हम आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो आपका जो एक्सपेरिमेंट है वो बेसिकली फेल हो गया। आप सही चीज ऑब्जर्व नहीं कर सके, और यू आर ऑब्जर्विंग द रॉन्ग थिंग। और ऑफ कोर्स, चूंकि आपने वो चीज़ ऑब्जर्व करनी है जो कि जिसमें वो नेचुरली बिहेव कर रहे हैं, तो इस केस में आपको परमिशन भी लेनी पड़ेगी। इस केस में आपको उनकी परमिशन लेने की ज़रूरत है, या इस केस में प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, या प्राइवेसी काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है। तो आपने प्रॉपर परमिशन लेने के बाद ही ऑब्जर्वेशन शुरू करनी है, अदरवाइज वो किस कैटेगरी में आ जाएंगे, वो अनएथिकल की कैटेगरी में आ जाएंगे, और हम रिसर्च में अनएथिकल चीज़ें नहीं रखते। अच्छा, चौथी चीज जो है वो है डॉक्यूमेंट एनालिसिस। डॉक्यूमेंट एनालिसिस जैसा कि कहा कि ऑलरेडी पब्लिश चीजें हैं, ऑलरेडी पब्लिश्ड कंटेंट है, जिसको हम एनालाइज करते हैं। मरीन का सवाल है जी, मरीन क्या क्वेश्चन है आपका? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा ऑब्जर्वेशन के मुतालिक क्वेश्चन था कि अगर हम उनसे परमिशन ले रहे हैं तो वो तो हम्म। कॉन्शियस हो जाएंगे। तो फिर अगर परमिशन नहीं ले रहे तो फिर एथिकली कंसिडरेशन जो है वो फॉलो नहीं होगी। तो किस तरह से ऑब्जर्वेशन और मतलब सॉलिड जो है रिसर्च, एक अच्छी रिसर्च हो सकती है ऑब्जर्वेशन के साथ, क्या ऑब्जर्वेशन मेथड इसमें कैसे, रहेगा? बच्चे के केस में होगा। फॉर एग्जांपल किड्स के केस में आप उनके पेरेंट्स से ऑब्जर्वेशन, पेरेंट्स से ले सकते हैं, क्या कहते हैं, कॉन्सेंट। या आप उन्हें ये कह सकते हैं, जिस जिस बंदे से आपने जिसको जिसे डेटा गैदर करना है, आप उन्हें ये नहीं बताएंगे कि हम आपको कब ऑब्जर्व करेंगे। आप एक्सपेरिमेंट के शुरू में उनसे कॉन्सेप्ट ले लेते हैं कि हम किसी भी टाइम आपको ऑब्जर्व कर सकते हैं, किसी भी टाइम, हम हमको एक स्पेसिफिक टाइम नहीं बताते।
तो जिससे बेसिकली न्यूट्रलिटी आ जाती है। अगर उन्हें बताएंगे कि हम आपको 11:54 पे आपके ऑब्जर्व करेंगे या 11:30 पे ऑब्जर्व करेंगे, तो फिर वो बेसिकली क्या कहते हैं, वो फिर उस केस में वो कॉन्शियस हो जाएंगे। तो हम उनको बेसिकली टाइम का नहीं बताते कि हम कब ऑब्जर्व करेंगे, किस जगह ऑब्जर्व करेंगे आपको। इसमें इस तरह भी होता है कि जब एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन किया जाता है तो उसमें एक्टिविटीज़ इस तरह डिज़ाइन की जाती हैं कि जो भी सब्जेक्ट है वो ये समझ ना पाए कि बेसिकली कौन सा पार्ट एक्चुअली डेटा जनरेट करेगा और कौन सा नहीं करेगा। जैसे आप पहले उन्हें ट्रेन करके कुछ एक्टिविटी सिखा सकते हैं, आप ऑब्जर्व तो अपने सारी विंडो में ही कर रहे हैं, बट एक्चुअली एक्सपेरिमेंट की सर्टेन टाइम से आप जो है वो डेटा लेते हैं और बाकी टाइम से आप वो डेटा नहीं लेते, या फिर ये कि आपके पास दोनों तरह के, बाज़ दफ़ा ये अनअवॉइडेबल होता है कि ये बायस आनी ही आनी होती है, लोग जो हैं वो सर्टेन एनवायरनमेंट में प्रिटेंड करते हैं। तो फिर जब आप एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करते हैं आप उस बायस को दोनों साइड्स पे कंट्रोल करते हैं। मतलब ये कि आपका अगर एक्सपेरिमेंट है, कुछ ट्रीटमेंट है और कुछ आपके प्लेसिबोज हैं या जो नॉर्मल लोग हैं, लाइक आप एक एक्टिविटी, आप कह लें ग्रुप ए है और एक ग्रुप बी है, दोनों से आप ऑपोजिट काम करा रहे हैं और अब आपने कंपेयर करना है कि जो ग्रुप ए ने जिस जो उस प्रोसेस से गुजरे उन्होंने कैसे बिहेव किया और ग्रुप बी जिस प्रोसेस से गुजरे उन्होंने कैसे बिहेव किया, और फिर उन दोनों का आपस में कंपैरिजन करना है। अब चूंकि दोनों ही ऑब्जर्व हुए हैं तो बायस एक इंट्रोड्यूस होगी, लेकिन चूंकि वो दोनों साइड पे इंट्रोड्यूस हुई है तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, तो फिर जो कंपैरिजन है वो वैलिड रहता है। तो ये सर्टेन सिचुएशंस के हिसाब से, लेकिन इसको बिल्कुल केटर करना पड़ता है, मैथमेटिकली भी किया जाता है वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करा के, या फिर सिनेरियो का या एक्सपेरिमेंट का जो सेटअप है वो इस तरह डिज़ाइन किया जाता है कि जो ऑब्जर्वेंस बायस है वो रिमूव की जा सके। अच्छा जी, डॉक्यूमेंट एनालिसिस इसमें केस में जैसे कि पहले बात हुई थी कि डॉक्यूमेंट एनालिसिस में ऑलरेडी जो चीज़ें पब्लिश्ड हैं, ऑलरेडी चीज़ें जो लिखी हुई हैं, या वो बुक्स के फॉर्म में भी हो सकते हैं, बुक्स हो सकते हैं, चैप्टर्स हो सकते हैं, जो कि एकेडमिक बुक्स हो सकती हैं, टेक्स्ट बुक्स हो सकती हैं, रिलीजियस टेक्स्ट हो सकता है, जो आपके टॉपिक से रेलिवेंट है, सोशल मीडिया पोस्ट हो सकती हैं। आप एक फॉर एग्जांपल पैटर्न देखना चाह रहे हैं कि अच्छा लोग इस खास फॉर एग्जांपल सरकमस्टांस में कैसे बिहेव कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जो आजकल यूएस और ईरान की वॉर चल रही है, उसमें आप देखें कि लोगों के सोशल मीडिया पोस्ट किस किस्म की हैं। अगर आपने एनालिसिस करना है उन पोस्ट का कि प्री वॉर कैसी पोस्ट थी और पोस्ट वॉर जो है वो सोशल मीडिया पोस्ट किस किस्म की हो गई हैं, तो इस चीज़ को आप क्या कहेंगे, डॉक्यूमेंट एनालिसिस कहेंगे। ऑलरेडी जो चीज़ लोगों ने लोग पब्लिश कर रहे हैं या पोस्ट कर रहे हैं। कभी कभी आप पॉलिसी से कंपैरिजन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप बात करें लेट्स से सोशल मीडिया यूजेज पॉलिसी, ऑस्ट्रेलिया की सोशल मीडिया यूसेज पॉलिसी कोई और है, यूएस की कोई और है, यूके की कोई और है, यूरोप की कोई और है, डिफरेंट कंट्रीज की डिफरेंट हैं। तो इस केस में आप क्या देखेंगे, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स देखेंगे और उसमें आप ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, इस कंट्री के डॉक्यूमेंट इस कंट्री से डिफरेंट क्यों हैं, या डिफरेंट इस किस्म की चीज़ों को आप क्या कहेंगे, पॉलिसीज कंपैरिजन कहेंगे। उसके अलावा आप पब्लिक डॉक्यूमेंट्स फॉर एग्जांपल जो कि इजीली अवेलेबल हैं, ये पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स है, ये पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है जो कि जनरल पब्लिक के लिए अवेलेबल हैं, रिपोर्ट्स, करिकुलम या इस किस्म के अदर ओपनली अवेलेबल मटेरियल जिसको जनरल पब्लिक के एक्सेस है। वो गवर्नमेंट की तरफ से भी हो सकते हैं वो बनाए हुए डॉक्यूमेंट, वो किसी और कंपनी की तरफ से भी हो सकते हैं, लेकिन वो ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो कि पब्लिक के यूज़ के लिए हैं, तो उनका भी आप एनालिसिस कर सकते हैं। अब डॉक्यूमेंट एनालिसिस में आप क्या करते हैं, मोस्टली आप कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं, या आप क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं, या आप उनका बिहेवियर एनालिसिस करते हैं कि इस डॉक्यूमेंट की बेस पे अवाम का क्या बिहेवियर है, या इस जो जो लोग इस डॉक्यूमेंट के इन्फ्लुएंस में हैं वो कैसे चीज़ खास चीज़ को कैसे लेके चल रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा जो लास्ट वन है उसमें क्या होता है, उसे कहते हैं सेकेंडरी डेटा। बहुत से केसेस में ऐसे होता है कि जो डेटा या जो रिसर्च आप करना चाह रहे हैं, उस रिसर्च के लिए डेटा गैदर करना आपकी फिजिबिलिटी टेस्ट में, फिजिबिलिटी में नहीं आता। वो डेटा गैदर करना इतना एक्सपेंसिव है, या उस डेटा के लिए पार्टिसिपेंट्स इतने ज़्यादा हैं जिनकी अवेलेबिलिटी नहीं है, या ऐसा वो उस डेटा गैदर करने के लिए ऐसे टूल्स चाहिए, ऐसा इक्विपमेंट चाहिए, ऐसी मशीनरी चाहिए, ऐसे डेमोग्राफिक्स चाहिए जो आपके कंट्रोल में नहीं है, आपकी कैपेसिटी में नहीं है। ओके, तो उस केस में फिर क्या करेंगे, उस केस में आप जो ऑलरेडी पब्लिश डेटा है, जो बहुत से लोग हैं जिन्होंने डेटा गैदर किया अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए, वो उस डेटा को पब्लिक के लिए अवेलेबल कर देते हैं। फिर लोग उस डेटा को एनालाइज करते हैं,
अपने एक्सपेरिमेंट्स के हिसाब से उस डेटा में से कुछ वेरिएबल निकालते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से एक कंपनी है NHS है, और उन्होंने एक डेटा गैदर किया है, जो लोग कोविड 19 से इफेक्ट हुए थे बिटवीन 2019 एंड 2022, 3 साल का डाटा गैदर किया कि जो लोग कोविड से पहले थे और कोविड के बाद थे उनका क्या उन पे असर आया। तो उस केस में उन्होंने डेटा क्या गैदर किया, नाम, उनकी एज, जेंडर, एड्रेस, उनकी प्री कंडीशंस क्या थी, कोई उनकी हिस्ट्री थी, ये सारी चीज़ें गैदर की। अब आप एक रिसर्च कर रहे हैं, उन्होंने जो चीज़ें इंफॉर्मेशन गैदर की उसमें 100 किस्म की इंफॉर्मेशन थी या 200 किस्म के वेरिएबल थे, लेकिन आपको उस रिसर्च के लिए सिर्फ 10 या 15 वेरिएबल चाहिए, तो आप वो सारे वेरिएबल नहीं यूज़ करेंगे, उसमें से 15 वेरिएबल निकालेंगे और अपने डेटा अपने एनालिसिस के लिए यूज़ कर लेंगे। तो उस केस में फिर आप क्या कहते हैं कि हमने ये एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन किया, इस तरह का डेटा XYZ बंदे ने गैदर किया था, हमने उनका डेटा यूज़ किया, उस डेटा में से ये वेरिएबल हमने निकाल के यूज़ किए और इससे हमारे ये आउटकम आए हैं। कभी कभी आप क्या करते हैं, एक से ज़्यादा डेटा सेट भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस किस्म के डेटा को आप क्या कहते हैं, सेकेंडरी डेटा, जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, आप उसे कलेक्ट नहीं करते लेकिन आप उसको यूज़ करते हैं। क्या पता सारे का सारा डेटा यूज़ करें, क्या पता उसमें से कुछ वेरिएबल्स यूज़ कर लें, लेकिन जब भी यूज करें, जैसे भी यूज करें, हमेशा मेक श्योर करें कि आप उसको साइट कर रहे हैं, आप उनको कह रहे हैं, उनको ड्यू क्रेडिट दे रहे हैं कि ये इस कंपनी ने, इस हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, इस गवर्नमेंट बॉडी ने ये डेटा गैदर किया था, हम इस डेटा को यूज कर रहे हैं। वो क्या हो सकता है, वो एग्जिस्टिंग रिपोर्ट्स भी हो सकती हैं गवर्नमेंट या इंस्टीट्यूशनल बॉडीज की, या वो just- अच्छा जी, सॉरी अबाउट दैट। वो पब्लिक स्टैट्स भी हो सकते हैं, जो कि बेसिकली आपने, जो कि आपने किसी गवर्नमेंट वेबसाइट से, किसी गवर्नमेंट बॉडी से आपने उठाए हैं, या कोई स्कूल रिकॉर्ड हो सकते हैं, या कोई पब्लिश डेटा सेट हो सकता है, जैसे कि मैंने पहले बताया कि किसी गवर्नमेंट बॉडी ने डेटा सेट कैलकुलेट किया है। वो इस चीज़ को बेसिकली जस्ट गिव मी अ मिनट, सॉरी। सॉरी अबाउट दैट, अर्जेंट कॉल आ गई थी तो वो पिक करना जरूरी थी। अच्छा जी, इसके बाद सेकेंडरी डेटा सेट में क्या होता है, बेसिकली ऑलरेडी पब्लिश, जैसे मैंने बताया, डेटा सेट होता है जिसको आप यूज़ करते हैं, जिसके बेस पे आप अपना एक्सपेरिमेंट है उसको फुलफिल करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, उसके बाद जी वीक क्वेश्चंस को अवॉइड करें, बेसिकली जैसे हमने सर्वे या उसमें इंटरव्यू में देखा कि अगर आपके जो क्वेश्चंस हैं वो अगर आपने प्रॉपरली डेवलप नहीं किए, तो क्या होगा कि आपका जो डेटा है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं होगा, वो प्रॉपरली गैदर नहीं होगा, वीक डेटा होगा, वीक क्वेश्चन से वीक डेटा आएगा, और उसके बाद फिर आपका जो रिसर्च एनालिसिस है वो भी ऑटोमेटिकली वीक हो जाएगा। अच्छा, उसमें आप क्या क्या देख सकते हैं कि आप लीडिंग क्वेश्चन, जैसा कि आप एक्सपेरिमेंट को या आप जो पार्टिसिपेंट है उसको पुश कर रहे हैं टुवर्ड अ स्पेसिफिक आंसर। अब फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है जिसमें आप ये पूछते हैं, डू यू एग्री दैट सोशल मीडिया इज हार्मफुल। तो इसमें आपने न्यूट्रल क्वेश्चन नहीं पूछा उनसे, आपने उनसे एक बायस्ड क्वेश्चन पूछा है, आपने उनसे एक क्वेश्चन पूछा है जिसमें आप एक चीज़ इम्प्लाई कर रहे हैं। ओके, सो इस तरह के सवाल पूछेंगे तो आपके पास प्रॉपर डेटा नहीं आएगा। डबल बैलेंस क्वेश्चन क्या है कि एक क्वेश्चन में आपने बहुत ज़्यादा चीज़ें पूछ ली हैं उनसे, आपने उनसे ये पूछ लिया कि जो यूट्यूब है वो इजी है और यूज़फुल है। तो अब आपने दो चीज़ों का सवाल, एक सवाल, दो चीज़ों का जवाब लेने के लिए एक सवाल पूछ लिया, ये कंफ्यूजिंग हो जाएगा, या इसका जो आंसर होगा वो
उसमें डबल इंफॉर्मेशन होगी जिसको एक्सट्रैक्ट करना आपके लिए आसान नहीं होगा, या जिसको यूज़ करना आपके लिए आसान नहीं होगा। इस केस में जो पार्टिसिपेंट्स है वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि अच्छा हमने किस बात का जवाब देना है। या फिर आपने ऐसा सवाल पूछ लिया कि जो इमोशनली चार्ज लैंग्वेज है, जो कि पार्टिसिपेंट्स को या तो डिफेंसिव कर दे या अपसेट कर दे। आपने उससे ऐसा सवाल पूछ लिया जिससे वो रिफ्लेक्ट हो जाए, या जिससे वो अपोज हो जाए, या जिससे वो जवाब देने के लिए कंफर्टेबल ना हो। या आपने ऐसा सवाल पूछ लिया जो कि टू बहुत ज़्यादा प्राइवेट था, कोई सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन पूछ ली विदाउट उनको ये बताया कि कोई जस्टिफिकेशन या कोई सेफ गार्ड, या उनको कैसा बेसिकली अल्टीमेटम दिए बगैर सवाल पूछा जिससे वो अनकंफर्टेबल, या वो बेसिकली उसके बारे में अच्छा ना फील करें सवाल के जवाब देने के बारे में। या आपने कोई ऐसे सवालात पूछ लिए, ऐसे वर्ड्स यूज कर लिए आपने, ऐसे आपने कोई ऐसी फ्रेजेस यूज कर ली जिसकी उनको समझ ही नहीं आ रही, और जब समझ नहीं आएगी तो उससे क्या होगा, वो उसके जवाबात नहीं दे सकेंगे, उनके लिए कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो आपने अपने जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके हिसाब से अपने सवालात को डिज़ाइन करना है। ये फॉर एग्जांपल अगर आपको लगता है कि जो आपके पार्टिसिपेंट्स हैं वो फॉर एग्जांपल एक ख़ास तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, एक ख़ास एजुकेशनल बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं, या एक ख़ास किस्म के इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, तो आप अपने सवालात जो हैं उस हिसाब से चेंज करें, उस हिसाब से डिज़ाइन करें, ताकि जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो उन सवालात के प्रॉपर जवाबात दे सकें, या उनको एक्चुअल समझ भी आए कि क्या बात हम करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि ए वीक क्वेश्चन है जी, वाई डू पेरेंट्स नॉट केयर अबाउट होमवर्क। अब इस क्वेश्चन में क्या मसला है, इस क्वेश्चन में हमने एक चीज़ ऑलरेडी इम्प्लाई कर दी है। हमने कह दिया है, पहले से ब्लेम अपने क्वेश्चन में डाल दिया है कि जो पेरेंट्स हैं वो होमवर्क के बारे में केयर नहीं करते। ठीक है, मतलब कि इस केस में हमारे क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी एक नेगेटिविटी या एक ओपिनियन ऑलरेडी बिल्ड हो चुका है। बेहतर सवाल क्या हो सकता है, बेहतर सवाल ये हो सकता है कि हाउ डू पेरेंट्स सपोर्ट देयर चाइल्ड होमवर्क और चिल्ड्रंस होमवर्क। अब इस केस में आपने क्या किया, आपने एक कंस्ट्रक्टिव, एक पॉजिटिव सवाल पूछा। तो उस केस में जो पार्टिसिपेंट है वो जवाब दे सकता है। फॉर एग्जांपल इस केस में सवाल ओपन है, न्यूट्रल है, इनवाइट करता है कि वो एक्चुअल में कुछ डिस्क्राइब करें, फिर उसके अंदर से आपने ओपिनियन निकालना है। हो सकता है कि इसका जवाब, दोनों सवालों का जो इवेंचुअल आउटकम है वो सेम ही हो, कि जो सेकंड क्वेश्चन आपने पूछा है जिसको हम बेहतर क्वेश्चन कह रहे हैं, उससे भी आप इवेंचुअली यही डिड्यूस करें कि जो पेरेंट्स हैं दे डू नॉट केयर अबाउट देयर चिल्ड्रंस होमवर्क। लेकिन वो तब आप उसको एक रिसर्च से डिड्यूस करेंगे। इस केस में आपने उसको ऑलरेडी डिड्यूस किया हुआ है, कि आपने उसे ऑलरेडी बता दिया कि हाँ जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों के होमवर्क के बारे में उन्हें कोई फिक्र नहीं है। इस केस में आप डेटा गैदर करेंगे, डेटा से एविडेंस देंगे, और एविडेंस के बेस पे आप चीज़ प्रूव करेंगे कि हाँ जी इस डेटा के बेस पे हमें ये पता लगा कि वाकई ही पेरेंट्स जो हैं दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन देयर चाइल्ड्स होमवर्क। या एक वीक सवाल ये हो सकता है कि यूट्यूब द बेस्ट एंड इजीएस्ट स्टडी टूल। अब इसमें क्या प्रॉब्लम आया, इसमें आपने दो चीज़ों का जवाब एक सवाल में मांग लिया। आपने अपने ऑडियंस को, अपने पार्टिसिपेंट्स को कंफ्यूज कर दिया। बेहतर इसका क्या जवाब हो सकता है, सवाल हो सकता है, बेहतर सवाल ये हो सकता है, हाउ ऑफन डू यू यूज यूट्यूब फॉर स्टडिंग। सो इस केस में आपने क्या किया कि इस सेकंड सवाल का जवाब मांगा। बेसिकली आपने उनसे कहा कि, उनसे क्लियरली पूछा कि अच्छा यूट्यूब जो है आप उसको स्टडी पर्पजेज के लिए कितना ऑफनली यूज करते हैं। सो इस केस में पार्टिसिपेंट कंफ्यूज नहीं होगा। इस केस में पार्टिसिपेंट जो है अच्छा उसको पता है कि मैंने एग्जैक्टली बताना है कि मैं एक हफ्ते में रोजाना 1 घंटा यूट्यूब पे एजुकेशनल लेक्चर सुनता हूँ, ये इसका जवाब है। फॉर एग्जांपल बड़ा क्लियर कट आंसर है, बड़ा क्लियर आंसर है। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो है हमें समझने की ज़रूरत है कि इससे पहले कि अपने रिसर्च, इससे पहले कि हम अपने सर्वे या इंटरव्यू क्वेश्चंस को डिज़ाइन करें, क्या मिसअंडरस्टैंडिंग्स हमें समझने की ज़रूरत है। कुछ मिसकंसेप्शन है कि मोर क्वेश्चंस मीन बेटर रिसर्च, कि जितने ज़्यादा सवाल आप पूछेंगे उतनी ही आपकी स्ट्रॉन्ग रिसर्च होगी। हमेशा ये ट्रू नहीं होगा। आप कम सवाल पूछ लें लेकिन आपके सवालात इफ़ेक्टिव होने चाहिए, उनकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, उनकी क्वालिटी वेल स्ट्रक्चर्ड सवालात होंगे, आपके पार्टिसिपेंट्स वेल स्ट्रक्चर्ड जवाब देंगे। जिस तरह के वीक सवाल जो मैंने पहले एग्जांपल दी, अब इस तरह के वीक सवाल 15 20 25 30 बना लें, लेकिन उनका पार्टिसिपेंट जो है उनका प्रॉपर जवाब नहीं दे सकेगा। अच्छी क्वालिटी के आप 5 10 क्वेश्चन भी बनाएंगे तो आपके पार्टिसिपेंट जो हैं वो उससे अच्छा आंसर, क्लियर आंसर देंगे। उनके क्लियर आंसर देने से क्या फ़ायदा होगा, इवेंचुअली आपका डेटा जो है वो क्लियर होगा।
इसी तरह हम ये कह सकते हैं कि जो लीडिंग क्वेश्चंस आर फाइन फॉर बिगिनर्स, कि हम कहते हैं ये अच्छा कोई नहीं, खैर हम शुरू में अभी नई नई तो रिसर्च कर रहे हैं, तो हम इस किस्म के लीडिंग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लीडिंग क्वेश्चन क्या मराद है, जैसे मैंने पहले बताया था कि हम उनको ऑलरेडी किसी एक डायरेक्शन में पॉइंट कर दें अपने सवाल के अंदर ही, तो ये चीज़ भी ठीक नहीं है। इंटरव्यूज डिबेट नहीं होते, इंटरव्यूज पार्टिसिपेंट्स को कंफर्टेबल और ओपन रखने के लिए हम यूज़ करते हैं। और सेंसिटिव डेटा जो है उसको हम ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं, ये भी एक मिसकंसेप्शन, एक मिसअंडरस्टैंडिंग है जिसको हमें ठीक करने की ज़रूरत है। अच्छा जी, इन द मीन टाइम हम आप लोगों के जो होमवर्क्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। और एक होमवर्क पहले मैं डिस्कस करूंगा सोबिया का, उस दौरान उससे पहले आप लोग क्या करें, आप कोशिश करें अगर आपकी रिसर्च में सर्वे क्वेश्चन यूज़ हो सकते हैं तो आप उनका सर्वे क्वेश्चन बनाएं, या फिर अपनी रिसर्च के हिसाब से आपको लगता है कि कौन सी जो टूल है, जो हमने 4-5 टूल डिस्कस किए हैं उनमें से कौन सा टूल जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं, आप अपने रिसर्च क्वेश्चन के हिसाब से उन टूल्स को डिफाइन करें। और उस अगर आपका सर्वे क्वेश्चन है या आपका इंटरव्यू क्वेश्चन है या आपका डॉक्यूमेंट है या आपके केस में ऑब्जर्वेशन है, तो आप उनमें सर्वे के केस में 5 सर्वे क्वेश्चन, इंटरव्यू के केस में 5 ओपन एंडेड क्वेश्चन, डॉक्यूमेंट के केस में 5 किस्म के डॉक्यूमेंट्स, और ऑब्जर्वेशन के केस में कौन से 5 बिहेवियर हैं जो एक ख़ास इन्वायरमेंट में आप या ख़ास किस्म के लोगों में आप ऑब्जर्व करना चाहते हैं। और उसके बाद फिर हम उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, देखेंगे कि वो क्वेश्चंस किस तरह इंप्रूव हो सकते हैं, क्वेश्चन में क्या बेहतरी लाई जा सकती है या उन क्वेश्चन में क्या चीज़ चेंज की जा सकती है। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि उस चीज़ को हम प्रपोजल बिल्डिंग में कैसे यूज़ कर सकते हैं। इन द मीन टाइम किसी का कोई सवाल है वो भी पूछ लें, मैं तब तक ऐसा करता हूँ कि जी जो आई कैन स्टार्ट, मेरे पास होमवर्क खुला हुआ है सोबिया का, और आप श्योर, फिर ऐड कर देना। इज दैट ओके? या श्योर श्योर यू कैन स्टार्ट, नो वरीज। ओके। ओके सोबिया, आपका योर होमवर्क वाज वन ऑफ द गुड वंस। इसमें एक्चुअली आपने एब्स्ट्रैक्ट लिटरेचर का सेक्शन है, आपने पेपर्स को रिव्यू करने की कोशिश की है। इट कैन बी मोर कोहेरेंट, जो कनेक्टिविटी है वो इम्प्रूव हो सकती है, बट इट्स देयर, द कंटेंट इज देयर, दैट्स द गुड थिंग। उसका राइटिंग स्टाइल जो है उसको बेहतर किया जा सकता है। इसमें जो भी की इशू हैं, लिटरेचर रिव्यू की टास्क थी, तो उस हिसाब से जो सबसे बड़ा भी इशू है कि आपने गैप क्लियरली आइडेंटिफाई नहीं किया। आपने लिटरेचर तो समराइज किया है जो आपकी फेवर में जा रहा है या सपोर्ट में जा रहा है, लेकिन रिसर्च में जब भी आप लिटरेचर रिव्यू करते हैं तो उसके दो पार्ट हैं। एक तो आपने लिटरेचर समराइज करना है, वो आपकी फेवर में हो या अगेंस्ट हो। दूसरा आपने ये बताना है कि व्हाई यू हैव टू डू इट नाउ। अगर ये सारा काम हुआ हुआ है तो फिर आपने क्या करना है, व्हाई दिस इज स्टिल एन ओपन रिसर्च क्वेश्चन। तो वो गैप मुझे मतलब आपने एब्स्ट्रैक्ट में एक फिक्रा लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअली लिटरेचर रिव्यू में आपने गैप आइडेंटिफाई नहीं किया कि इन सारे पेपर जो आपने रेफर किए हैं इनमें मिसिंग क्या है और आपको ये काम करने की क्यों ज़रूरत है। तो आपने इस एंगल से दोबारा अपने लिटरेचर रिव्यू को गो थ्रू करना है और फिर उसमें से बिल्ड करना है, ताकि आपको पता चले कि एक्चुअली आपको प्रैक्टिकली कुछ करने की ज़रूरत है या फिर सिर्फ आप लिटरेचर रिव्यू करके आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। तो अगर तो ये सारा लिटरेचर एग्जिस्ट करता है ऑलरेडी, तो फिर क्या आपको क्वेश्चन आंसर करने के लिए कोई प्रैक्टिकल मेथड चाहिए या यू जस्ट नीड टू समराइज द लिटरेचर। तो अगेन जब आप लिटरेचर रिव्यू को सेकंड राउंड देंगी तो फिर आपको ये क्लैरिटी मिलेगी कि क्या कोई गैप्स मिसिंग हैं, क्या कोई ऐसे क्वेश्चंस हैं। दूसरी इसमें जो बात है कि जब आपने लिखा है तो जो लैंग्वेज है इट्स अ लिटिल बिट टू स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग इन द सेंस कि जैसे हमने एक जब मैंने पेपर पढ़ा था, और आई डोंट नो इफ सोबिया इज इन क्लास और नॉट, लेकिन हमने जब एक पेपर पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि उन्होंने लिमिटेशन में पहली बात ये लिखी है कि ये एसोसिएशन का पेपर है, ये कॉजेशन क्लेम नहीं करता। ये नहीं बताता कि ये चीज़ें इस वजह से कॉज हो रही हैं, ये सिर्फ ये डेवलप करता है कि ये दोनों चीज़ें सेम टाइम में एग्जिस्ट कर रही हैं। अब आप लोगों ने जितने भी बेसिकली सोबिया ने, आपने जितने भी पेपर रेफर किए हैं, आपने उनके लिए जो लैंग्वेज यूज की है, इट साउंड्स लाइक कि वो सब कॉज रिलेटेड पेपर है, लाइक देयर इज वेरी स्ट्रॉन्ग वर्डिंग। यू नीड टू वेरीफाई कि क्या वो पेपर वाकई ही यही चीज़ें इस्टेब्लिश कर रहे हैं जैसे आपने लिखी हैं,
या ये कि वो इतना स्ट्रॉन्ग क्लेम नहीं कर रहे और आपके लिखने से ये फ्लेवर आ रहा है। तो आपने कॉशियसली उनको जो है वो दोबारा से पढ़ के और फिर जितना क्लेम वो कर रहे हैं आपने उतना ही क्लेम लिटरेचर में डालना है। अब सोबिया तो पता नहीं है क्लास में कि नहीं, बाकी सबको ये पॉइंट समझ आ रहा है, और अगर नहीं आ रहा तो यू कैन आस्क कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ओके, सोबिया है। अदरवाइज गुड वर्क। काफ़ी सारे होमवर्क थे, मैं प्रॉपर लिटरेचर रिव्यू नहीं था, बट आपके में लिटरेचर रिव्यू था। यू हैव आइडेंटिफाइड सोर्सेज और आपने उनको लिखा भी है, बट यू हैव टू गिव अनदर गो टू द राइटिंग। तो राइटिंग की हद तक और ये कि गैप आइडेंटिफिकेशन, और उसके बाद फिर आप मेथड डिसाइड करेंगी जब गैप आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगा, आइडेंटिफाई हो जाएगा। उसामा, आपने कुछ ऐड करना है तो आप कर सकते हैं आप। थोड़ा सा अगर नैरो जो टर्म्स है ना शुरू में जो क्या कह सकते हैं जो हमने ऑब्जेक्टिव रखे हैं उनको थोड़ा सा नैरो डाउन किया जा सकता है। और अभी प्रपोजल के हद तक तो ठीक है, लेकिन जब अगर हम इसको एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, इसका रिसर्च आउटकम निकालने की कोशिश करेंगे, तो आई थिंक वो लिटिल क्या कहेगा टू एम्बिशियस हो जाएगा फॉर दिस स्टेज, मुझे मेरे ख्याल में। अदरवाइज यस, लिटरेचर रिव्यू इज देयर। बाकी जो लिटरेचर की जो लैंग्वेज है उसमें थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है, उसको थोड़ा सा न्यूट्रल रखने की ज़रूरत है उसको। उसके अलावा किसका डिस्कस करना है? इन द मीन टाइम आप लोग काइंडली ये जो चार किस्म के अगर है ना आपके, जो भी आपसे रिलेटेड है, सर्वे है, इंटरव्यू है, डॉक्यूमेंट है, ऑब्जर्वेशन है, उस पर काइंडली थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, फिर हम उसको भी डिस्कस करते हैं। इन इसके द मीन अलावा मरीन का आया था, आई थिंक दैट वाज द बेस्ट वन आउट ऑफ ऑल। मरीन, वेरी गुड वर्क, इट्स ऑलमोस्ट पॉलिश्ड, वी जस्ट नीड टू गिव इट अ गो इन टर्म्स ऑफ कि अब हम किसी और को दिखाएं और उनकी ओपिनियन लें कि क्या एग्जैक्टली हमने कुछ टर्म्स, कुछ आयात, जो चीज़ें फिक्स करनी है वो करें। अदरवाइज इट्स गुड, इट्स गुड एफर्ट, इट्स गुड वर्क। और इसको बस अब आगे अगला स्टेप लेके जाना है, और फिर इंशाल्लाह राइटिंग तो फिर होती रहेगी साथ साथ। जी, मैं एक कुछ चीज़ ऐड मेरे कर ख्याल में, जी जी बोले। पूछना, इसमें लिटरेचर रिव्यू जैसे अभी मैंने ऐड किया हुआ है वो होमवर्क की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक था कि जो सोर्सेज थे उसकी रिलेटेबिलिटी क्या है मेरी रिसर्च से, वो भी मैंने सब कुछ उसी में डाला हुआ है। तो आई रिक्वेस्ट कि नेक्स्ट गो से पहले जो है वो मुझे थोड़ा टाइम मिल जाए ताकि मैं इसको मजीद रिफाइन कर लूँ। इट शुड बी लाइक प्रपोजल, अ प्रॉपर वन। तो काइंडली मुझे बस थोड़ा सा टाइम दीजिएगा पहले, ताकि अगर मुझे कुछ और इसमें ऐड करना हो तो वो मैं देख लूँ, फिर जी उसके मेरे बाद ख्याल में करते आपके पास टाइम होगा, क्योंकि एक लेक्चर हमारा स्किप हुआ है ना, तो आपके पास प्रेजेंटेशन के लिए नेक्स्ट से, आई थिंक नेक्स्ट वीक तक हम प्रेजेंटेशन, उससे जो वीक बनता है ना 6 जुलाई वाला, उसमें प्रेजेंटेशन ले सकते हैं हम, तो आपके पास टाइम होगा इंशाल्लाह इसके लिए। दूसरा ये कि मरीन का जो प्रोजेक्ट है, शी वांट्स टू कंटिन्यू इट इवन या श्योर आफ्टर। श्योर, पर तो प्रपोजल या उस सेंस में मरीन, यू हैव टाइम, आप उसकी क्वालिटी जितनी भी अच्छी करेंगी उसका वही फायदा होगा कि फाइनल ड्राफ्ट में उसकी रिफाइनमेंट उतनी जल्दी हो जाएगी। तो आप अपना टाइम लें, वी आर इन नो रश, आप आराम ओके। से उसको करें। बाकी जो क्लास की हद तक रिक्वायरमेंट्स इट मीट्स इवन, मैं इसको आगे भी इंशाल्लाह जब आप रेडी होंगी देन वी कैन डिस्कस विद समवन। थोड़ी सी चीज़ें ऑर्गेनाइज करनी है तो इसको फिर करते हैं इंशाल्लाह। लेकिन मरीन का थोड़ा सा इसलिए सेपरेट है बिकॉज शी इज़ गोइंग टू कंटिन्यू दिस इवन आफ्टर 10 वीक्स। तो प्रेजेंटेशन की हद तक तो आई थिंक यू आर ऑलरेडी रेडी, यू यस डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। जो कोर्स की आउटकम्स हैं वो ऑलरेडी आप मीट कर रही हैं, तो आप लें टाइम जी बिल्कुल। शुक्रिया, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। Yeah. और और होमवर्क किसका था? आयशा ने भी भेजा होमवर्क उसका। आयशा आपका बेटा टॉपिक मुझे स्टिल लग रहा है काफ़ी ब्रॉड है। आयशा उसमें मेरा नहीं ख्याल क्लास में है, बट यस यू कैन कमेंट। चलो फिर आयशा की बाद में कमेंट करने के पहले क्लास में और कौन है? सहर है। उर्जमा है क्लास में, और कौन है? उजमा का सहर देख है। लेते हैं।
उस्मा उस्मा का टॉपिक जो था। तो अच्छा। उज़्मा का लिटरेचर रिव्यू का सेक्शन अभी पॉपुलेट होने वाला है। उज़्मा क्वेश्चन आपने अभी, ऑब्जेक्टिव से डिफाइंड है। हाँ जी, आपका ऊपर वाला काम बिल्कुल सही है, उसमें मतलब नैरो डाउन हुआ हुआ है, सारा कुछ है, लेकिन अभी आपने लिटरेचर के कौन कितने लोगों ने ये काम पहले किया है और उनके काम में और आपके काम में क्या फ़र्क है, ये चीज़ आपने अभी आइडेंटिफ़ाई करनी है। और इसको लाइक विद रेफ़रेंस कि आपने मुझे अलग से भेजे थे पेपर कि ये पेपर है और उसकी इतनी साइटेशन है, लेकिन उन पेपर के अंदर क्या क्लेम है उसको अब अपने डॉक्यूमेंट में डालना है। जो आपने मुझे पेपर्स की लिस्ट भेजी थी अलग से, जी। वो आपने खोल के पढ़ने हैं और उसमें बताना है कि ये पेपर है, इसमें इन्होंने ये काम किया हुआ है, इसमें दूसरे वालों ने ये किया, तीसरों ने ये किया और हमारा काम इनसे ऐसे फ़र्क होगा क्योंकि इनमें से किसी ने अभी तक ये चीज़ नहीं की। जो शायद आपने मुझे डिस्कशन में बताया था, हमारी बात हुई थी, लेकिन वो डॉक्यूमेंट में नहीं है अभी, एज़ फार एज़ आई रिमेंबर। ऐसे ही है? ठीक। हाँ जी, नहीं इसमें मैंने उसको पढ़ा नहीं है प्रॉपरली, तो पढ़ के फिर मैं, क्योंकि वो पाकिस्तान से रिलेटेड नहीं है। इंडिया वाला थोड़ा सा पढ़ा था मैंने, लेकिन मुझे वो टू बी ऑनेस्ट इतनी समझ नहीं आई। तो उसको मैं ज़ाहिर है किसी की हेल्प से ही पढ़ूंगी, तो फिर मैं उसको ये थोड़ा सा मुश्किल काम है मेरे लिए, क्योंकि लैंग्वेज का भी हर्डल है। तो ये पढ़ के फिर मैं इंशाल्लाह आपको भेजूंगी। तो आप ट्रांसलेट यूज कर लें ना, गूगल ट्रांसलेट कर लें, और जी भी जी काफी सारे ट्रांसलेटर इंशाल्लाह। हैं। जी हाँ जी वही कर, इसी तरह मैं हेल्प लेके ही करती हूँ। तो मैं जी। उसको करके फिर इंशाल्लाह भेजूंगी। फिर इस दूसरा दफा आप भेज। एक चीज आपने मेंशन की है कि ये आर्टिफैक्ट बेस्ड या डिजाइन बेस्ड, आपके ख्याल, मेरे जी, ख्याल में ये डिजाइन बेस्ड रिसर्च नहीं बनती है आपकी, आर्टिफैक्ट आपको मैं ना आर्टिफैक्ट। उसको इस तरह से ले रही थी कि कोई डिजाइन बेस से मुराद शायद उसको मैंने सही नहीं किया, लेकिन कोई सिनेरियो देना किसी को, जैसे आपके सर्वे में या ये जो अभी आपने इंटरव्यू में बताया कि उसको एक सिनेरियो देके कि आप अपने आप को मतलब सपोज करें या इमेजिन करें कि आप इस एज से आगे हैं, और फिर आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं या कहाँ सोच रहे हैं। तो उस शायद ये मैंने वो सही नहीं, फॉर्म नहीं सही मैंने यूज की। हाँ जी। लेकिन मेरे जहन में जो क्वेश्चन थे ना, उनसे उनमें मुझे यही समझ आया कि हम आप उसमें डिजाइन में ये था कि कोई चीज आपने डिजाइन की या फिर वो उसको आप टेस्ट करते हैं लोगों को दे के, तो शायद ये चीज उसमें नहीं है। आप एक्सपेरिमेंट कह सकती हैं, आप इसको एक्सपेरिमेंट डिजाइन कर रही हैं आप एक। जी एक्सपेरिमेंट ही है उज़्मा वो जो शायद। डिज़ाइन है ना आर्टिफैक्ट वाला, वो कोई प्रोडक्ट आप डिज़ाइन करते हैं, कोई सॉफ्टवेयर हो गया, मोबाइल कोई ऐप है कोई। हार्डवेयर हो गया, मतलब वो कोई हम्म, ऐसी आइडिया नहीं देते आप बेसिकली कोई ऐसी चीज़ जो अगला हाथ में पकड़े और उसे यूज़ करे, वो उसको आर्टिफैक्ट बेस्ड या डिज़ाइन बेस्ड रिसर्च कहते हैं। अच्छा ठीक है। तो मैं इसमें जितना भी मुझे समझ में आ रहा है, मैं साथ साथ कोशिश तो कर रही हूँ, लेकिन ये जरा मेरे लिए काफी मुश्किल चीज है। और जाहिर है कि लोगों से भी देखना कि मैं किनका सर्वे किन को करूँ, मतलब किन के क्वेश्चन करूंगी या इंटरव्यू करूंगी। तो वो फिर जरा ये, यानी इसको मैं सिर्फ सीख रही हूँ, आपको मैं सही बताऊँ, इसको मैं उस तरह नहीं ले सकती, फुले को ये बात पता है। तो लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि इसको साथ साथ लेके चलूँ। नहीं उज़्मा, यू जो आर बाकी डूइंग गुड। माशाल्लाह मेरे साथ, नहीं जो मेरे साथ माशाल्लाह स्टूडेंट्स हैं और वो बहुत अच्छे, मतलब उनके खास अज़ाइम भी हैं कि वो इसको लेके चलेंगे, लेकिन मैं बस इसको एक तरह पढ़ना ही सीख रही हूँ। तो और इसके आगे मैं शायद ना चल सकूं। अच्छा मैंने ये पूछना था कि ये जो इंटरव्यू में आपने लिखा हुआ है 5 ओपन एंडेड क्वेश्चन, ये ओपन एंडेड इंटरव्यू क्वेश्चन ये क्या होते हैं, मुझे ये भी जरा थोड़ा सा बता दें, मुझे भी पता। आप उनसे ये पूछ सकती हैं कि रिटायरमेंट के बाद, फॉर एग्जांपल एक सवाल ये हो सकता है कि रिटायरमेंट के बाद आप अपना जो दिन है वो कैसे गुजारती हैं। हम्म, जब से आप रिटायर हुई हैं आप, अच्छा ये बता दें कि सुबह 8 बजे से लेके दोपहर 12 बजे तक
आपका टाइम कैसे गुजरता है, आप टाइम कैसे गुजारती है। तो ये एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है। आपने उनको ये नहीं कहा कि अच्छा रिटायरमेंट के बाद आप डिप्रेस फील करती हैं, या रिटायरमेंट के बाद आपको लगता है कि आप जो हैं वो बिल्कुल दुनिया में अकेली रह गई हैं। तो ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन हो गया। अगर आप उससे ये पूछेंगी कि रिटायरमेंट के बाद आप अपना दिन का टाइम कैसे गुजारती हैं, तो ये क्या हुआ, ये एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है। वो अपनी मर्जी से जवाब देंगी। फिर उस जवाब में से आप ये एक्सट्रैक्ट करेंगी कि हाँ, कि ये खातून लोनली है कि नहीं, ये डिप्रेस्ड फील कर रही है कि नहीं। उसके जवाबात ओपन होंगे, लेकिन उसके अंदर से आप कोई चीज़ डिड्यूस करेंगी। अच्छा, मुझे कभी कभी ये भी ख्याल आता है कि क्या ये हम जब रिसर्च करते हैं, किसी से हम इंटरव्यू करते हैं या क्वेश्चन करते हैं, तो क्या इस इन क्वेश्चन के नतीजे में उसको कुछ हम गाइड भी कर सकते हैं, या उसको ऐसा ऐसा क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि वो अपने अंदर सोचे, उसमें अवेयरनेस पैदा हो, या सिर्फ हम बस इसको ऑब्जर्व ही करेंगे। रिसर्च में आप उनको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। रिसर्च के लिए आप उनको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। हाँ, बाद में आप कर सकते हैं, अपने रिसर्च के आउटकम के बेस पे उन्हें इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, रिसर्च के आउटकम के बेस पे उनको आप गाइड कर सकते हैं। लेकिन जब आप रिसर्च करना चाह रहे हैं, तब आप न्यूट्रलिटी चाहते हैं। आप अपने पार्टिसिपेंट को इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहते तब उस दौरान। ओके, जज़ाकल्लाह खैर। बारक। और कोई होमवर्क डिस्कस करना है फिलहाल आपने? इसके बाद सहर का था, और सहर हैं क्लास में, ठीक और है। रिमशा का था, उनका भी मैसेज आया। बेसिकली आप दोनों का, सहर ने तो खैर खुद भी लिखा हुआ है कि इसको किस एंगल से हम देखेंगे। अभी आप दोनों कुरान से इंस्पायर्ड जो है वो टॉपिक ले रहे हैं। रिमशा का एवोल्यूशन पे है, और सहर का सॉरी इट्स फिजिक्स एंड आई फॉरगॉट व्हाट वाज फिजिक्स। इट। हाँ जी, हाई क्या एनर्जी था? फिजिक्स बेसिकली, हाई एनर्जी हाँ। फिजिक्स और कुरानिक वर्ल्ड व्यू एंड फिलोसॉफिकल रिफ्लेक्शन बेसिकली। हाँ, तो उसमें जो मुझे अभी लगा, जो कि साहर अगर माइक पे आ जाएं तो वी कैन डिस्कस दैट, कि बेसिकली आप इसको जब कुरान से रिलेट कर देंगी तो आप किस तरह के जर्नल में पब्लिश करेंगी, दैट्स अ बिग क्वेश्चन। और फिर उसकी मेथडोलॉजी क्या होगी, क्योंकि जनरली हम ये नहीं चाहते कि हम कुरानिक इंटरप्रिटेशन को वैलिडेट करें साइंस से। ये मैंने पहले भी एक लेक्चर में बोला था। हम इंस्पायर हो सकते हैं कुरान से और फिर साइंटिफिक रिसर्च कर सकते हैं। इन दोनों बातों में क्या फ़र्क है, इसमें ये कि जैसे अगर आप कुरान को लिंक कर रही हैं या कंपेयर कर रहे हैं अभी के फिजिक्स के वर्ल्ड व्यू से, तो वो वर्ल्ड व्यू चेंज हो सकता है। जब वो चेंज होगा, जबकि कुरान जो है इट्स हमारे हिसाब में और हमारे बिलीफ सिस्टम में ऐसा नहीं है कि कुरान की जो बात है वो तब्दील हो जाए। लेकिन साइंस में इट्स प्रिटी कॉमन कि आज हम जो चीज़ अज्यूम कर रहे हैं वो कल सही रहे या ना रहे, इस इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तो अभी जो आप दोनों के टॉपिक्स हैं वो मिक्स कर रहे हैं, साइंस को भी और रिलीजन को भी। तो होना ये चाहिए कि आप साइंटिफिकली इंस्पायर्ड और रिलीजियसली इंस्पायर्ड साइंटिफिक क्वेश्चन पोज करें कि अगर कुरान फॉर एग्जांपल ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, अगेन आप फिजिक्स की सेंस में यू हैव टू थिंक अबाउट इट, कि अगर ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में कुछ बताता है, रिमशा का बायोलॉजी पे है तो दैट्स मोर इजी फॉर मी टू कम्प्रीहेंड। तो अगर साइंस आपको एक थ्योरी दे रही है, तो आप उसको किन बेसिस पे या ऐसे कौन से फैक्टर हैं, अगेन साइंटिफिक फैक्टर्स, क्योंकि जो आपका रिलीजन बता रहा है कि ये थ्योरी सही नहीं हो सकती या ये जो थ्योरी है ये पॉसिबल नहीं है, तो आप उस थ्योरी को गलत साबित करने के लिए प्योरली साइंटिफिक सेंस में, अब इंस्पायर्ड आप रिलीजन से ही हैं लेकिन प्योरली साइंटिफिक सेंस में आप क्या ऐसे रिसर्च कर सकते हैं कि वो थ्योरी या वो कॉमन बिलीव जो है वो गलत साबित हो, बिकॉज यू ऑलरेडी बिलीव इट्स रॉन्ग, क्योंकि वो कुरान के साथ मैच नहीं होता। दैट्स वन काइंड ऑफ रिसर्च। दूसरी रिसर्च इस तरह की हो सकती है कि आप कंपैरेटिव एनालिसिस कर लें कि साइंस का जो वर्ल्ड व्यू है वो ऐसा है, रिलीजन का ऐसा है, लेकिन आप कोई ऐसा मिक्स क्वेश्चन नहीं पोज कर सकते, बिकॉज ना तो वो फिजिक्स के पेपर में पब्लिश होगा। दे वॉन्ट कंसिडर कुरान एज अ कॉन्फिडेंट सोर्स इनफ कि वो कुरान की जो इंटरप्रिटेशन है वो उसको वो कंसिडर नहीं करेंगे। और अगर आप
किसी इस्लामिक स्टडी या इस तरह के में पब्लिश करेंगे तो फिजिसिस्ट या वो वाले जो लोग हैं जो उस डोमेन के लोग हैं वो उस पब्लिकेशन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो उस रिसर्च का कोई टेंजिबल आउटकम नहीं आएगा। यू हैव टू सेग्रीगेट दीज टू थिंग्स। आप बिल्कुल अपनी इंस्पिरेशन इंटरनली रखेंगे, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली क्वेश्चन पोज करेंगे तो इट शुड नॉट बी इन लाइक वो मिक्स नहीं होना चाहिए। आप फिजिक्स को अलग रखेंगे और कुरानिक स्टडीज को अलग रखेंगे। जी सहर, आप अगर अनम्यूट कर सकती हैं, इफ यू कैन कमेंट ऑन दिस। जी, कैन यू हियर मी? जी। अच्छा, थैंक यू सो मच फॉर एक्सप्लेनिंग दिस, बिकॉज मैंने इस बारे में टू बी ऑनेस्ट सोचा नहीं। और अभी मैं इस साइट पे देखने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मेन आइडिया तो यही था कि गैप जो है दोनों साइड पे रिमूव हो जाए। लाइक जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं वो साइंस को बुरा देखते हैं, और जो लाइक एथियस्ट बन जाते हैं साइंस को पढ़ के, वो रिलीजन को बुरा देखते हैं। तो लाइक मैं कुछ ऐसा एनालिसिस या कंपैरिजन करना चाह रही थी कि ये दोनों गैप जो है ना वो डिमिनिश हो जाए। सो आई हैव टू थिंक अबाउट इट इन डिटेल। आई गेट योर इंस्पिरेशन कि वी वांट दिस, लेकिन अगेन इसमें दो यही वीकनेसेस हैं कि अगर आप इस तरह का जैसे मैंने कहा आइडिया देंगे तो साइंस चेंजेस, आपको पता है साइंस की नई थ्योरी यस। आएगी पिछली, तो फिर आप कुरान के साथ जो आपने मैचिंग की है या गैप खत्म किया है, वे वुड दैट स्टैंड। और दूसरी बात यही कि अगर आप सीरियस रिसर्च चाह रही हैं और आप वाकई चाह रही हैं वो एथियस्ट और फिजिसिस्ट उसको करें, तो इट शुड बी पब्लिश्ड इन अ प्योरली a journal purely from physics, not in an Islamic study journal. They won't take it seriously and it's not scientific enough for them. तो वो दोनों ही आपके जो गोल्स हैं वो उस तरह मीट नहीं करेंगे। तो आप इंस्पिरेशन यही रखें, लेकिन इस इंस्पिरेशन के साथ क्वेश्चन कोई ऐसा पोज करें जैसे एवोल्यूशन के सेंस में हम नहीं बिलीव करते और हम कॉन्फिडेंट हैं कि थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन इज रॉन्ग, तो आप क्या ऐसी प्योरली बायोलॉजिकल क्वेश्चन पोज कर सकती हैं कि वो थ्योरी रॉन्ग प्रूव हो जाए। या फिजिक्स में भी कुछ ऐसे सिनेरियोज या कुछ ऐसी थ्योरीज हैं जो आपको लगता है कि सेम है या मैच करती हैं, तो फिर आप प्योरली इस्लामिक जर्नल को टारगेट करके कोई ऐसा पेपर लिख सकती हैं कि जी यहाँ पे मुझे ऐसे लगता है कि जो कुरान में अल्फाज यूज हुए हैं, अगेन इट कैन बी लिंग्विस्टिक एनालिसिस, इट कैन बी अ गैप एनालिसिस, बट फिर वो प्योरली इस्लामिक साइड पे होगा, वो फिजिक्स की साइड पे नहीं होगा। तो यू कैन टेक एनी ऑफ दीज डायरेक्शंस, या अगेन इस पे आप सोचें बिल्कुल। और तो मैं आपका सोर्स टेबल देख रहा था, इसमें जो आपने स्टडीज रेफर की हैं, इसमें एक है जर्नल ऑफ कुरानिक साइंसेज एंड रिसर्च। जी। मैंने इसका थोड़ा ज़्यादा इस पर इन्वेस्टिगेट नहीं किया। ये जर्नल ये पीयर रिव्यूड तो आई एम श्योर होगा ये, लेकिन इसके क्रेडेंशियल्स क्या हैं? क्योंकि आपने कुछ जर्नल रेफर किए हैं, मैं अभी आपका जी। लिटरेचर जी। देख रहा था, उसमें बेसिकली जर्नल ऑफ रिसर्च इन आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ है, आईएसटी जर्नल ऑफ बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी है, जर्नल ऑफ मल्टीकल्चरल एंड सो इन पे जो फाइंडिंग्स हैं, आपने समरी तो लिखी है हाउ इट हेल्प्स, इनकी जो फाइंडिंग्स हैं उसमें इन्होंने क्या कंपैरेटिव एनालिसिस किया हुआ है इन पेपर्स में, इन्होंने क्या किया हुआ है? मोस्टली कंपैरेटिव है। क्या उन्होंने मोस्ट वैलिडेट किया है कुरानी आयत को कोई फिजिकल फिनोमिना से या? यस। यस, इसी तरह लाइक वो आयात ली हुई हैं एंड देन दे एक्सप्लेन लाइक फिजिक्स फिनोमिनास थ्रू देम। और एक दो इस तरह भी थे कि हाउ फिजिक्स इंस्पायर लाइक हाउ कुरान इंस्पायर्स अस टू स्टडी साइंस, लाइक स्पेसिफिकली फिजिक्स का उन्होंने लिया हुआ था। तो उन्होंने सो एविडेंसेस दिया कि बस उन्होंने एक कंपैरेटिव एनालिसिस कर दिया, एविडेंस बेस्ड रिसर्च की है, बस कंपैरेटिव एनालिसिस की है? कंपैरेटिव एनालिसिस है लाइक। सही सही सही। लिंग्विस्टिकली कंपेयर की हैं उन्होंने चीजें, कि किस सेंस में कंपेयर की हैं? फिजिकल फिनोमिना कंपेयर किया मेरे ख्याल में। फिनोमिना से, यस एग्जैक्टली। लाइक आयात ली हुई हैं एंड देन दे कंपेयर लाइक ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स हो या फिर एंड ऑफ द यूनिवर्स या कॉस्मोलॉजिकल थिंग्स लाइक ब्लैक होल और इस तरह से। लिंग्विस्टिक में मैंने देखी थी, लेकिन वो एक बुक थी, लाइक उन्होंने मीनिंग्स लिए हुए थे और उसमें ओल्ड
तफसीर के जो मीनिंग है वो लिए हुए थे, एंड देन मॉडर्न लिंग्विस्टिक मीनिंग्स, और वो कंपैरिजन था। सही। अगर तो आप लिंग्विस्टिकली जाना चाह रही हैं कि क्योंकि कुरान की वोकेबलरी भी अगर आप कंपेयर करें, अगेन आई हैव टू रीड द पेपर्स, तो आपको पता है कुरान कभी भी डायरेक्टली ऐसे थ्योरी नहीं पोज करता, इट्स यस ऑलवेज देयर इज अ एग्जैक्टली। लैंग्वेज टू इट कि यस जिससे इंटरप्रिटेशन निकाली जाती है। जी जी। तो बट वी हैव मरीन, शी इज इन लैंग्वेजेस, लाइक हर डिपार्टमेंट इज दैट, so maybe she can guide us on that, and so ओके, we वी can कैन still do it. शेयर। Yes, we can still do it, but we have to change the direction of it more थोड़ा यार towards. नैरो डाउन भी करने की जरूरत है, अभी इट्स टू ब्रॉड। वी नीड टू बेसिकली इसको एक बार दोबारा फनल में से गुजारने की जरूरत है मेरे ख्याल में। यस, बिकॉज एक स्पेसिफिक, फॉर एग्जांपल अगर हम आयत ले लें या एक स्पेसिफिक टॉपिक फिजिक्स से ले लें, वो अभी ज़रूरत है, क्योंकि अभी मैंने यस, जनरलाइज की चीज़ें की हैं। हाँ जी, कोई एक टॉपिक चूज करें उस पर हम फोकस कर सकते हैं मेरे ख्याल में। ओके, तो I think यही होमवर्क थे, और तो कोई होमवर्क रिमशा का नहीं आपने था। कर दिया है? रिमशा का रिमशा भी का नहीं। सेम, वो बायो वाली साइड से था। रिमशा आपका भी, मैं जिस शहर का है ना कि इट्स अ लिटिल टू ब्रॉड, आपके केस में इट्स अ लिटिल टू कंक्लूसिव, या कह सकते हैं कि अ लिटिल टू, मैं कहूँगा रिफ्यूटिंग, हम बहुत इजीली और क्विकली रिफ्यूट कर रहे हैं अपने बिलीफ सिस्टम की बेस पे। तो हम एक थ्योरी को ऐसे रिफ्यूट नहीं कर सकते, वी नीड टू आइदर प्रोवाइड एन एविडेंस, वरना फिर हम ये कर सकते हैं कि हम थोड़ा सा इसको नैरो डाउन कर सकते हैं, या कोई थोड़ा सा ऑल्टरनेट ढूंढ सकते हैं इसका। रिक्शा को आवाज आ रही है कि वो मीटिंग में है या रिमशा नहीं? क्लास में नहीं है, वो कह रही थी उन्होंने हॉस्पिटल जाना है, तो शी लेफ्ट, उनका ओके, चलो फिर सिस्टर उनको एक वॉइस हॉस्पिटल। नोट करके भेज देंगे कि इनके केस में क्या हो सकता है। ठीक है, बाकी बट ये वरीशा का मैसेज है एक। वरीशा का मैसेज है, क्या मैसेज? आप कर लें काम वरीशा, यू कैन सेंड इट लेटर ड्यूरिंग द वीक, तो फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक में कर सकते हैं डिस्कस। लेकिन अभी काफ़ी सारे लोगों का काफ़ी अच्छा काम है, आप उनमें से भी किसी को शेयर करके उनसे भी गाइडेंस ले सकती हैं, फीडबैक ले सकती हैं, दे कैन गाइड यू, क्योंकि आई डोंट थिंक सो मैंने आपका काम अभी तक देखा है, बट देयर आर पीपल जो दे आर अप टू स्पीड एंड दे आर डूइंग गुड वर्क, तो आप उनसे भी मशवरा कर सकती हैं, इवन इफ वी आर नॉट रिस्पॉन्डिंग और बिजी। हम एक इंटरनल पीयर रिव्यू रख सकते हैं, आपके पीयर से शेयर करें वो आप। वो एक्चुअली अवेलेबल नहीं हो रही है किसी भी क्लास के लिए या उसके लिए, उनकी जो नाइट शिफ्ट है, मैंने उनसे बात की थी, बट हमारी अभी तक कोई बात ऐसे हो नहीं सकती अदर देन चैट। उन्होंने बस डॉक्यूमेंट शेयर टॉपिक करने। से। नहीं, आप किसी के साथ काम कर रही हैं, वर्किंग इन अ ग्रुप? आवाज से थोड़ी सी ब्रेक हो रही है। मेरी? नहीं नहीं, वरीशा की। ओके। हेलो सॉरी, वो मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। जी जी जी, बोलिए। बताइए। आप किसी ग्रुप में काम कर रही हैं किसी के साथ? आपने मैसेज में भी नाम वो लिखा हुआ है। जी जी, वो जो पेयर मुझे मिली थी, डिसाइडेड बाय, हर किसी को एक बडी मिला था ना। ओ ओके ओके, वो जो अल्जसर वाले हाँ पीयर की बात कर रही हैं आप। अच्छा, लेकिन यू कैन डू जी। इट इंडिपेंडेंटली, आपको वो तो एक दूसरे की हेल्प एंड सपोर्ट के लिए है, बट इफ यू हैव टाइमिंग इश्यूज तो आप अपना काम, इफ यू आर इंटरेस्टेड, आप यू कैन स्टिल डू योर वर्क, आपको उनका वेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप करके ग्रुप में शेयर कर दें, जी कोई जो लोग काम कर जी, रहे हैं उनमें मैंने से कोई। एक्चुअली ना ये लिटरेचर रिव्यू से पहले तक का कर दिया था, बट आज उसी की बात होगी, मैं सोचा थोड़ा रेलेवेंट नहीं है तो बाद में थोड़ा इस बारे में बात करूँ, तो मैं वही पूछती, मैं फिर भी भेज दूँ उसको फॉर रिव्यू ग्रुप में। श्योर, आप भेज दें, हम देख लेंगे और इंशाल्लाह फीडबैक दे देंगे। बाकी कीप वर्किंग। बाकी अनाउंसमेंट भी आप उसामा वीक 10 के लिए कर दें। वीक 10 में बस हमने इंशाल्लाह प्रेजेंटेशन लेनी है। आप तो आप लोग जो काफ़ी सारे माशाल्लाह 4-5 प्रपोजल आए हैं, तो उस पे अपनी फाइनल प्रपोजल पे और जो प्रेजेंटेशन है उस पे काम करना शुरू कर दें, ताकि
हमारे पास जी, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, बोथ ऑफ अस आर लुकिंग फॉरवर्ड के इंशाल्लाह प्रेजेंटेशंस वीक 10 में हम करें। तो ठीक है, वीक मैं थोड़ा स्पीड अप करने की कोशिश करती हूँ वीक इस वीक में। जी ठीक हो गया। तो मैं थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। शकीब हैं क्लास में। शकीब, रिकॉर्डिंग आपने ऑन की हुई है कि? क्लाउड पे ही होगी वो। ओके, देन दे कैन एडिट इट लेटर। बेसिकली वीक 10 में दो लेक्चर्स और हैं, और वीक 10 में प्रेजेंटेशंस होंगी इस कोर्स की। उसमें आप लोगों ने प्रैक्टिकली कुछ नहीं करना, लेकिन आपने प्रपोजल, बेसिकली हमने शुरू से ही बताया था कि इट विल जस्ट बी प्रपोजल, कि आपके पास एक आइडिया हो, आपने उसका गैप एनालिसिस किया हो, लिटरेचर रिव्यू किया हो, और आप एक मेथड प्रपोज करेंगे। अगर कोई उस आइडिया पे काम करना चाहे तो दिस इज़ द राइट वे टू डू इट, और मोस्ट प्रॉब्ली उन्हें ये फाइंडिंग मिलेंगी। तो आप प्रैक्टिकली कुछ नहीं कर रहे जैसे उज़मा कह रही थी, बट यू आर प्रपोजिंग एंड सजेस्टिंग कि भाई ये इतना बेस जो है, अगर कोई उस रिसर्च को टेकअप करना चाहे या आप खुद भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं। उसके लिए प्रेजेंटेशन होंगी वीक 10 में, और आप लोग अभी से काम शुरू कर दें, क्योंकि बेसिक जो है वो हमने कवर कर लिया हुआ है, ताकि आपके पास इनफ टाइम हो। नेक्स्ट वीक दो क्लासेस होंगी, क्लास 8 और 9, और उससे नेक्स्ट वीक बेसिकली 2 वीक्स का टाइम है। आप लोगों की प्रेजेंटेशन होगी। आपने ग्रुप में जो है वो बताना है कौन कौन प्रेजेंट कर रहा है, ताकि हम आपको स्लॉट्स असाइन करें, और वो क्लास बेसिकली आप लोग की कंडक्ट करेंगे। उसके अलावा ये कि जो भी आप लोगों में से रिसर्च परस्यू करना चाहता है आफ्टर दिस कोर्स, अल्जसर की पॉलिसी नहीं है तो मैं इसलिए आपको ज़्यादा डिटेल्स नहीं दे सकती, लेकिन आप हमसे पर्सनली रब्ता कर सकते हैं। वी कैन कंटिन्यू दिस वर्क, आपका जो रिसर्च टॉपिक है। इसके अलावा अगर आपका काम अप टू द मार्क है, हमारा एक और इंस्टीट्यूट है जिसके थ्रू हम आपको सर्टिफिकेट ऑफर कर सकते हैं, गिवन दैट कि आप अपनी लर्निंग आउटकम्स मीट करें और उस लेवल का काम जो है वो सबमिट कराएं। यू आर एलिजिबल फॉर द सर्टिफिकेट एंड ऑल्सो फॉर द फ्यूचर रिसर्च, के पूरा हम एंड तक रिसर्च को लेके चलें। उसमें आपको जो भी सुपरविजन या गाइडेंस की ज़रूरत है वो हमारी तरफ से प्रोवाइड की जाएगी। और इसके लिए लेकिन आपको हमसे पर्सनल रब्ता करना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज़ नॉट अंडर अल्जिसर, और अल्जिसर इसको किसी तरह इंडोर्स नहीं कर रहा, और किसी तरह सपोर्ट में नहीं कर रहा। इट्स अगेन, इट्स अ पर्सनल प्रोजेक्ट फ्रॉम बोथ ऑफ अस। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप हमसे इन टच हो सकते हैं, हमसे रब्ता कर सकते हैं हमारे नंबर्स पे, एंड देन वी कैन गाइड यू फर्दर। बट वीक 10 की प्रेजेंटेशन इज़ फॉर एवरीवन। आप अल्जिसर के अंडर ही प्रेजेंटेशन देंगे, बट आफ्टर दैट वी कैन कंटिन्यू वर्किंग ऑन योर प्रोजेक्ट्स इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। और अपना जो आप जिसने प्रेजेंट करना है एंड दे थिंक दे कैन डू इट, तो प्लीज़ अपना नाम और अपना इंटरेस्ट जो है वो ग्रुप में भेज दीजिएगा, ताकि हमें पता हो टोटल कितनी प्रेजेंटेशंस हैं, और हम टाइम एलोकेशन और क्लास की जो है वो प्लानिंग कर सकें। क्योंकि मेन जो स्ट्रक्चर है वो हम बना चुके हैं, अब अगले जो दो लेक्चर्स हैं उनमें हम मेनली डिस्कस ही करेंगे, अगर फर्दर आइडियाज देंगे। आप लोग अपना जो प्रपोजल है उसकी प्रेजेंटेशन जो है उसको आप अभी से प्लान करना शुरू कर सकते हैं, बिकॉज यू गाइस है मेन स्ट्रक्चर। बाकी आई थिंक ये मेन एक्टिविटी है जो हमने अभी काम किया। आपने बेसिकली अपना मेथड देखना है, उसमें क्या डेटा सोर्स होगी, सैम्पल क्वेश्चन निकालने हैं, और उनमें से अ, जो हमने आज देखा है कि आपका क्वेश्चंस डजेंट मैटर, सर्वे है या इंटरव्यू है, क्लियर होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए, उसका जवाब आना चाहिए, और एथिकली लिमिट्स में होना चाहिए। और अपने नेक्स्ट से पहले, क्लास से पहले आप ये सारे काम कर सकते हैं। अपना मेथड चूज करें, 5 क्वेश्चन निकालें उसमें से, हु एंड व्हाट विल आंसर, और परमिशन क्या चाहिए उसके लिए आपको। और फिर इंशाल्लाह हम उस पर अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि सैंपल बायस जब हम डेटा गैदर कर लिया है, उस डेटा के अंदर से आपके क्या मसले आ सकते हैं, क्या चीज़ें आपको बेहतर करने की ज़रूरत है। और फिर वो बेसिकली तभी हो सकता है जब आपने ये सारे काम किए होंगे, अपने क्वेश्चन निकाले होंगे, डेटा गैदरिंग टेक्निक निकाली होगी, डेटा कैसे गैदर करना है, उसके बाद हम ये सारी चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे। कोई क्वेश्चन है किसी का? और
चैट में को मैसेज आया हुआ है, क्या मैसेज आया है जी? ओके, ठीक हो गया, आई थिंक दैट्स ऑल। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो मीटिंग एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आप लोगों से मिलेंगे। काइंडली ये जो होमवर्क किया है मैं स्लाइड में शेयर कर दूंगा, ये करके आइएगा ताकि हम जो फ्यूचर के टॉपिक्स हैं, नेक्स्ट टॉपिक है वो डिस्कस कर सकें। एक एक क्वेश्चन मैं पूछना चाह रही थी कि जी। क्योंकि जो मेरा टॉपिक है उस पे कोई मुझे रिसर्च पेपर तो मिला नहीं है, उससे रिलेटेड भी नहीं मतलब जो रिलेटेड मिले हैं उनमें मैं उनको स्टडी करके उसके बाद उसको कैसे उसमें से क्या चीज मुझे निकालनी है, मुझे समझ नहीं आ रही इसके बारे में। बेसिकली ओके। उस्मा आपने जो पेपर भेजे थे ना उसमें ये है कि जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान पे कोई नहीं हुआ, तो ये एक गैप है जो आपने आइडेंटिफाई किया, लेकिन गैप आइडेंटिफाई करने से पहले आपने स्टिल उन पेपर्स की फाइंडिंग्स जो है उनके बारे में लिखना है कि ये पेपर है इसमें ये उन्होंने फाइंड किया है, ये कंक्लूड किया है, और ये दूसरा पेपर है उसमें उन्होंने ये कंक्लूड किया है। हाउएवर उनमें से कोई भी ऐसा पेपर नहीं है जो पाकिस्तानी मिडिल क्लास हाउस होल्ड को रिप्रेजेंट करता हो, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान की ये कल्चरल डिफरेंसेस हैं, ये रिलीजियस डिफरेंसेस हैं, या दीज आर, और वो भी आप किसी पेपर से ही रेफर करेंगी कि पाकिस्तान और इंडिया के जो डिफरेंसेस हैं वो कितने ब्रॉड हैं या कितने दोनों सिमिलर हैं। दैट्स वाई इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम अपने लोकल कोहोर्ट के साथ ये वाली रिसर्च जो है वो रीरन करें। तो बेसिकली आप चाहे वो एग्जैक्टली सेम नहीं है, आप उन्हें स्टिल पढ़ेंगे और बताएंगे कि इस काम को किसी और पॉपुलेशन पे किया गया और उसका ये फायदा हुआ है, उन्होंने उससे ये कंक्लूड किया है, और अब हम, और गैप ये है कि ये हमारी पॉपुलेशन पे नहीं किया गया और अब हम इसे अपनी पॉपुलेशन पे करना चाहते हैं ताकि हम भी अंडरस्टैंड कर सकें जो भी बेसिकली आउटकम है, या हम अपने हिसाब से समझ सकें कि क्या वाकई ही डिप्रेशन और इन चीज़ों का लिंक है या नहीं है। यानी वो मैंने ये सब चीजें लिटरेचर रिव्यू के अंडर आएंगी जब मैं ये करूँ जी। जो। अच्छा, अब ये जब मैं बना लूंगी उसके बाद फिर मैंने डेटा मेथड कौन सा यूज करना है, डेटा कौन सा यूज करना है, यानी मेथडोलॉजी कौन सी यूज करनी है, ये फिर मुझे करना पड़ेगा कि मुझे अब इंटरव्यू के थ्रू नहीं, अपने। आप प्रपोजल में आप सिर्फ बताएंगी कि ये काम करने के लिए, अब जब जब कि हमने प्रॉब्लम डेवलप कर लिया, हमने लिटरेचर भी उसके लिए असेस कर लिया, उसमें से गैप भी ढूंढ लिया, अब अगर हमने ये क्वेश्चन वैलिड क्वेश्चन है, सिग्निफिकेंट है, इसका पहले किसी ने आंसर नहीं किया हुआ, अब हम इसको आंसर करना चाहते हैं तो क्या मेथड होगा। आप एक्चुअली इंटरव्यू नहीं करेंगी, आप सिर्फ ये बताएंगी कि इंटरव्यू हम कर सकते हैं लोगों का, ये हमारा मेथड है, उसमें इस तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं, और इतने लोगों सैंपल से कम क्वेश्चन से बता कम, सकती हैं। हाँ सैम्पल क्वेश्चन बता सकती हैं आप, और कम से कम हमें इतने लोगों का डाटा चाहिए होगा तो फिर इंटरव्यू होगा, अदरवाइज नहीं, मतलब इससे कम पे डाटा का, मतलब इस तरह की कुछ चीजें जो हैं वो आप लिखेंगी, वो थ्योरेटिकल होंगी, लेकिन प्रैक्टिकली आपको इंटरव्यू लेने की जरूरत नहीं है फॉर द सेक ऑफ प्रपोजल। वो फिर अगर आप रिसर्च कंटिन्यू करना चाहेंगी आफ्टर दिस कोर्स फिर आप वो काम करेंगी, लेकिन इस कोर्स के लिए आपको वो करने की जरूरत नहीं है। तो फिर यानी उसके बाद में यानी ये क्वेश्चन है और मैं तैयार करूंगी, ये बीच में शामिल है। क्वेश्चन हाँ जी। अगर सम आपने चार वेरिएंट पांच, ऑफ इट, यस। हाँ 4 5 10 क्वेश्चन बनाने हैं, वो बना, जैसा अभी जो मैंने भी होमवर्क शेयर किया था, जी जी, स्क्रीन शेयर की, जिसमें उसमें ये यही था कि ओपन हाँ, एंडेड क्वेश्चन हाँ जी, कि बनाऊंगी ना 5 7 ओपन ऐसा। एंडेड क्वेश्चन आपने बनाने हैं। वो मैंने आपको भेजे हैं मैं फुल है, आपने क्वेश्चन मैंने बनाए हुए हैं। हाँ मैंने ये जो लिटरेचर रिव्यू का काम है ना, ये मैंने नहीं किया हुआ बीच में, ये मुझे समझ नहीं आया था कि ये भी इसको कैसे करना है। ये भी मैं अब कर लूंगी तो फिर उसके बाद ये मेथडोलॉजी वगैरह, ये मेरी यानी रिसर्च मेथडोलॉजी, फिर डाटा एनालिसिस, ये दोनों चीजें तो मेरी ये डाटा एनालिसिस तो मैं अब के होमवर्क में करूंगी। उससे पहले मैं जो होमवर्क साथ साथ करती रही हूँ ना, सिवाय ये लिटरेचर वाला, उस वो मेरा तकरीबन कंप्लीट है, गुड। आपने अगर देखा हो तो। जी, आपकी हुई है मेरे से डिस्कशन, वैसे भी बस आप लिटरेचर रिव्यू करें, हो सकता है जब आप वो पेपर पढ़ें तो आपको खुद ही कुछ आइडियाज आए कि मैं क्वेश्चन अपने इस तरह चेंज कर सकती हूँ, क्योंकि उन पेपर्स में भी उन्होंने अपने क्वेश्चन लिखे होंगे, रेफर किए होंगे कि उन्होंने क्या यूज़ किया, तो वो खुद ही रिफाइन हो जाएगा फर्दर। तो अभी तक के लिए जी बिल्कुल, दैट्स व्हाट एग्जैक्टली वी आर लुकिंग फॉर। ओके, थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर। ओके।
ओके जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।